हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभय कुमार स्वागत करता हूं आपका एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म साइंस गुरुकुल में। ठीक है, चलिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ का पूरा एक कंप्लीट वीडियो। और आज इस चैप्टर में मैं आपको इतना बेहतरीन ढंग से बताऊंगा कि आपका एनसीईआरटी का हर वो पॉइंट क्लियर हो जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए क्या है कि जरूरी है। ठीक है, तो सबसे जरूरी चीज आप एक बात सुनिएगा, ये चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये चैप्टर तो आपको पढ़ना जरूरी है ही, लेकिन उनके साथ साथ इन चैप्टर में आपको इतना कुछ नया चीज बताने वाला हूं जो आपके डेली लाइफ में ये काम आने वाला है। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा आपको सीखना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इस चैप्टर में इतना सारा बात दिया हुआ है जो कि आपके डेली लाइफ में होता है। एक फीमेल को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, एक लड़के को क्या क्या दिक्कत हो सकता है, इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो ये जो पूरा चैप्टर हम समझने वाले हैं, पूरा कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे कि आखिर एक समाज को अगर हमको स्वास्थ्य बनाना है, एक जननात्मक रूप से अगर हमको स्वस्थ समाज तैयार करना है, तो आखिर मेरा क्या क्या तरीका हो सकता है, सरकार इसमें कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए, आज हम सीखने वाले हैं जनन स्वास्थ्य का पूरा वन कंप्लीट वीडियो। एनसीईआरटी का पूरा हम लोग जो है 1.5 से 2 घंटे में पूरा चैप्टर हम लोग जो है आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने चैप्टर से, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन आता है हमारे मन में। तो जैसे चैप्टर का नाम है जनन स्वास्थ्य, ठीक है, तो जनन का मतलब तो हर किसी को पता है, रिप्रोडक्टिव। ठीक है, लेकिन जब बात आता है स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य का क्या मतलब समझते हैं। तो हमारे मन में सबसे पहली बात यही आती है स्वास्थ्य के लिए कि अगर हमारे शरीर में किसी भी तरह का बीमारी नहीं है, इसका मतलब हम क्या है, स्वस्थ हैं। लेकिन क्या सिर्फ बीमारी का ना होना ही स्वस्थ माना जाएगा? तो चलिए, ये चैप्टर हमको क्या सिखाता है, WHO हमको क्या सिखाता है, एक एक करके अब हम सीखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम समझते हैं जनन स्वास्थ्य के बारे में, तो स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारी का ना होना ही नहीं है, बल्कि तो एक विश्व स्वास्थ्य संगठन है जिसका आपको फुल फॉर्म याद रखना आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, जिसका नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, WHO। ठीक है, तो आपके एग्जाम के लिए सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर बन के रेडी हो गया कि WHO का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आपको याद रखना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग क्या था कि स्वास्थ्य का मतलब अगर हमें कोई बीमारी ना हो, इसका मतलब हम पूरी तरह से क्या है, स्वस्थ है। हर किसी के मन में तो यही आता है, लेकिन WHO का मानना है कि अगर आपको पूरी तरह से जननात्मक रूप से स्वस्थ रहना है, तो आपको उन 4 मामलों में सही होना पड़ेगा, आपको उन 4 मामलों में स्वस्थ होना पड़ेगा, तभी आप पूरी तरह से क्या हो पाएंगे, स्वस्थ हो पाएंगे। तो आखिर वो 4 मामला क्या है, आखिर वो 4 कौन सी चीजें हैं कि जिस रूप से अगर हम पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तभी हम बोलेंगे कि हम जननात्मक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। सुनिएगा, तो सबसे पहला आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, दूसरा आपका भावनात्मक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, व्यवहारात्मक स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद जो है आप सामाजिक तौर पर भी क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। इसका मतलब है कि आपका जो है ना, वो फिजिकल हेल्थ अच्छा होना चाहिए। मतलब आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा होने का मतलब है कि आप शारीरिक रूप से उतने स्वस्थ होने चाहिए कि आप जनन प्रक्रिया में भाग ले सके। तो इसलिए WHO का मानना है कि अगर आप जननात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहते हैं, तो सबसे पहला क्राइटेरिया है, सबसे पहला फैक्टर है कि आप शारीरिक रूप से क्या होने चाहिए, स्वस्थ होने चाहिए। ठीक है, दूसरा बात हमें सिखाता है भावनात्मक रूप से। अब एक बात सुनेगा ध्यान से, समाज में ऐसा बहुत सारा बात होता है, ठीक है, तो ऐसा होता है ना कि मान के चलते हैं किसी को बांझपन का प्रॉब्लम है, तो लोग क्या होता है, भावना में बह जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो WHO का मानना है कि अगर आपके सामने किसी भी तरह का समस्या है, अगर किसी को बच्चे होने में दिक्कत हो रहा है, किसी को बांझपन की समस्या होती है, तो WHO का मानना है तो आपको ना पूरी तरह से भावनात्मक रूप से जो है स्वस्थ होना पड़ेगा। आपको पूरी भावनात्मक रूप से, मतलब आप इमोशनली कैसे हैं, ठीक है, भावनात्मक को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इमोशनली बोलते हैं। तो आपको इमोशनली जो है पूरी तरह से क्या होना पड़ेगा, अच्छा होना पड़ेगा। उसके बाद व्यवहारात्मक का मतलब क्या है कि जब मान के चलते हैं कोई कपल है, अपने मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर जब साथ में होते हैं, तो एक्चुअली उन दोनों के बीच बिहेवियर कैसा है, उन दोनों का व्यवहार कैसा है, जनन को लेकर के वो आपस में क्या सोचते हैं, उनका किन तरह का क्राइटेरिया, उनका क्या व्यवहार है। तो इसका मतलब WHO ने कहा कि आपका बिहेवियर यानी कि व्यवहार जो है, वो भी आपका क्या होना चाहिए, जनन के लिए सही होना चाहिए। ठीक है, और सबसे चौथा चीज ये कहता है कि आप सामाजिक रूप से भी क्या होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि आप सोशली भी पूरी तरह से अगर फिट है, तभी आप जननात्मक रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। तो इसको आसान याद रखने का तरीका इंग्लिश में हम लिखते हैं
पैप्स आप याद रख सकते हैं, तो पी से आपको याद रखना है फिजिकल, ई से हो जाएगा इमोशनल, बी से हो जाएगा बिहेवियर और एस से क्या हो जाएगा सोशल। यानी कि अगर आप चार मामलों में अगर आप स्वस्थ हैं तो कौन कौन सा पहले आप बता सकते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, व्यवहारात्मक रूप से स्वस्थ होना चाहिए और साथ ही सामाजिक रूप से अगर आप स्वस्थ हैं तो इसका मतलब आप पूरी तरह से जननात्मक रूप से क्या है स्वस्थ है। तो ये था मेरा आज का चैप्टर। तो जनन स्वस्थ में हम लोग स्वस्थ से क्या समझते हैं, WHO का क्या मानना है। तो आपके एग्जाम में यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि WHO का फुल फॉर्म बताएं। आप जनन स्वास्थ्य से क्या समझते हैं, WHO के अकॉर्डिंग जनन स्वास्थ्य का क्या मतलब है। तो यहां से आपका 3 क्वेश्चन जो है क्लियर होता है। आपके चाहे ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या फिर सब्जेक्टिव एग्जाम हो, दोनों के लिए आपका 3 क्वेश्चन मैं यहां से क्लियर करके जा रहा हूं। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, 3 क्वेश्चन यहां से कंसेप्ट क्लियर होता है और आपको जो है इन सारे क्वेश्चंस को नोट करते जाना है ताकि लेक्चर आपका आगे बढ़ता जाए और साथ में आप क्वेश्चंस करते जाए, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा आपके लिए क्वेश्चंस करना जरूरी है। आप जितना ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे तो आपके एग्जाम के लिए उतना अच्छा होगा और अपना आप जो उतने अच्छे तरीके से सीखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि जनन स्वास्थ्य समस्याएं एवं कार्यनीति समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि आपके एनसीईआरटी का जो सेकंड टॉपिक है जनन स्वास्थ्य में क्या क्या समस्याएं हैं और हम लोग क्या क्या कार्यनीति अपना सकते हैं। ठीक है, अब एक बात समझिएगा, जब हम लोग एक समाज में जाते हैं, समाज में हम लोग बहुत सारा तरह का समस्या देखते हैं। जैसे आपके मन में क्या क्या समस्या आ सकता है, जैसे मान के चलते हैं क्या कि समाज में जनसंख्या बढ़ना, महिलाओं को पीरियड्स का कुछ प्रॉब्लम आना, महिलाओं को जब रजो निवृत्ति होती है 50 साल के बाद होती है, मतलब ओवम निकलना बंद हो जाता है, उस वक्त क्या प्रॉब्लम्स आता है। ठीक है, जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है उस समय उसको क्या प्रॉब्लम आता है। यानी कि अगर हमको एक समाज को जननात्मक रूप से अगर स्वस्थ बनाना है तो हम उनके लिए कौन कौन सा कार्यनीति अपना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे समाज में ढेर सारा जो है दिक्कतें हैं। हमारे जननिक स्वास्थ्य में जो है बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है। किसी को बांझपन का प्रॉब्लम है, किसी को बच्चे नहीं हो रहे हैं, किसी को मतलब मेंस्ट्रुअल का प्रॉब्लम हो रहा है, इरेगुलर ब्लीडिंग हो रहा है, किसी को मतलब 4 दिन 5 दिन के बजाय जो है 1 दिन 2 दिन में ही खत्म हो जा रहा है, किसी को बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होता है। तो इन सभी समस्याओं को निपटने के लिए सरकार आखिर ऐसा क्या कार्यनीति लेकर के आएगी ताकि हमारा समाज जो है एक जननात्मक रूप से क्या हो सके, स्वस्थ हो सके। तो इसलिए पूरे विश्व भर में भारत ही पहला ऐसा देश बना था जो एक समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ बनाने के लिए पूरा नेशनल लेवल पर जो है भारत ने एक मतलब प्रोग्राम जारी किया, जिन प्रोग्राम का नाम था परिवार नियोजन, जिन्हें अब किस नाम से जानते हैं, परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। ठीक है, और दूसरा चीज आपको याद रखना कि यह परिवार नियोजन जो है कब लागू किया गया था हमारे देश में, तो आजादी के बाद यानी कि 1951 में जो है हमारे देश जो है परिवार नियोजन एक कार्यक्रम को लेकर के आए थे। और इन कार्यक्रम में उन्होंने बताया था कि जितना छोटा फैमिली होगा उतना अच्छा है। जैसे उस टाइम एक नारा चला था कि हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो जो आज के डेट में हम लोग नारा सुनते हैं वो एक्चुअली परिवार नियोजन का ही क्या था, भाग था। ठीक है, तो परिवार नियोजन ला तो दिए, तो क्या सिर्फ इसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? नहीं, तो सरकार ने क्या किया, पिछले 10 साल में जितना भी जनसंख्या बढ़ रहा है या फिर घट रहा है उन सभी का उन्होंने मूल्यांकन किया। इसलिए आप लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा कि जो जनगणना करने वाले आते हैं हर 10 साल में क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, ताकि हमारे देश का ब्यौरा पता चल सके कि हमारे देश में कितना जनसंख्या है या बढ़ा है या फिर घटा है। वो सारा बात जो आता है वो परिवार नियोजन के अंतर्गत ही आता है। तो आपके एग्जाम में यहां पर क्या क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि परिवार नियोजन जो है भारत में कब लागू किया गया था। तो परिवार नियोजन लागू किया गया था 1951 में। दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना, ये हो गया मेरा पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब इसे किस नाम से जानते हैं, तो परिवार कल्याण के नाम से जानते हैं। परिवार नियोजन यानी कि फैमिली प्लानिंग, और हर ये कितने साल में मूल्यांकन इनका किया जाता है, तो हर 10 साल में इनका क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो जब हम लोग बात करते हैं परिवार नियोजन के बारे में तो सरकार ने तो बोल दिया ठीक है हम दो हमारे दो, ठीक है, लेकिन बहुत सारा ऐसा पहलू है जो बहुत सारी बातें हैं इनमें नहीं इंक्लूड किया गया है। तो सरकार ने सोचा क्यों ना एक उन्नत प्रोग्राम लेकर के आ जाए, क्यों ना एक इंप्रूव्ड प्रोग्राम लेकर के आया जाए जिनमें हर वो बातें इंक्लूड होंगी जिसको हम लोग जो है परिवार नियोजन में इंक्लूड नहीं किए थे। जैसे
कि फीमेल में मेंसेस में क्या प्रॉब्लम आता है, मेनोपॉज के बाद क्या प्रॉब्लम आता है, कि जब एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है तो उस वक्त बच्चे को क्या दिक्कत हो सकती है, माँ को क्या दिक्कत हो सकती है, कि हॉस्पिटल डिलीवरीज क्यों इंपॉर्टेंट है, कि जैसे होता है कि चलो मतलब डिलीवरी कहीं दाई वगैरह से करवा लेते हैं, तो उस वक्त क्या होता है ना, बहुत सारे केस में या तो माँ की डेथ हो जाती है या तो बच्चे की डेथ हो सकती है। इसलिए जो है एक उन्नत प्रोग्राम लाना जरूरी है ताकि लोगों में जागरूकता फैल सके कि हाँ जो है हमको हॉस्पिटल में डिलीवरी क्यों करवाना जरूरी है। ठीक है, तो चलिए हम सीखते हैं उस उन्नत प्रोग्राम के बारे में। आखिर सरकार ने ऐसा कौन सा उन्नत प्रोग्राम लेकर के आया परिवार नियोजन के बदले, तो उन प्रोग्राम का नाम था, इंग्लिश में हम बोलते हैं उसको रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, यानी कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। बात समझ में आ रहा है? तो ये एक तरह का कैसा उन्नत और व्यापक कार्यक्रम है। उन्नत और व्यापक कार्यक्रम का मतलब है कि परिवार नियोजन को ही मतलब इंप्रूव किया गया, उसमें बहुत सारे बातें इंक्लूड की गई, जो बातें परिवार नियोजन में नहीं की गई थी उन सभी बातों को इंक्लूड करते हुए एक अच्छा और एक उन्नत प्रोग्राम को लेकर के आया गया, और उस उन्नत प्रोग्राम का नाम था बच्चों जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिससे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, RCH। तो सुनिए, तो सबसे पहले आपके एग्जाम में फुल फॉर्म का आपको एक लिस्ट बनाना है, तो जिसमें सबसे पहला आपका फुल फॉर्म रहेगा WHO को लेकर के, और दूसरा फुल फॉर्म रहेगा RCH को लेकर के। तो RCH का आपको पूरा नाम याद रखना है कि जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब हम बात करते हैं कि आखिर ये जो उन्नत प्रोग्राम लेकर के आया गया, ये जो RCH प्रोग्राम लेकर के आया गया, इन RCH में कौन कौन सी ऐसी बातें कह गई कि जो हमको समझना जरूरी है, जो हमारे समाज के लोगों को समझना जरूरी है, हर वो लोगों के लिए जरूरी है। बात समझ में आ रहा है? तो चाहे वो मतलब 11-12 के बच्चे हो, 9-10 के बच्चे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन में क्यों ना पढ़ रहे हो, तो ये चैप्टर आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आने वाले समय में आपको इनका काम जरूर आने वाला है। आपकी फैमिली होगी, आपको इन सारी बातों को सीखना चाहिए। चलिए समझते हैं आखिर RCH में कौन कौन सी बातें कही गई। तो सरकार का मानना था कि हमको लोगों को जागरूकता पैदा करना है, लोगों को जागरूक करना है। किस बात के लिए जागरूक करना है? कि अगर हमको एक समाज को स्वस्थ तैयार करना है, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज तैयार करना है, तो उनके लिए लोगों में क्या पैदा करना है, जागरूकता पैदा करना है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर हमको समाज में जागरूकता पैदा करना है तो सबसे पहली बात आती है कि आखिर कौन करेंगे, आखिर कौन लोग हैं जो आपको मदद करेंगे, कि समाज में आपको कौन बताएंगे कि फीमेल में 11 साल में पीरियड्स आना शुरू होता है, कि मेल में जो है 12 साल 13 साल में जो है उनमें शुक्राणु निकलना शुरू होता है, स्पर्म बनना शुरू होता है उसके बॉडी में, उसके बॉडी में बहुत सारा चेंजेस आने लगता है। ये सब आपको कौन बताएंगे? तो सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, तो अगर हमको एक समाज को स्वस्थ तैयार करना है तो सबसे पहले तो आपको खुद तैयार होना पड़ेगा। तो अगर आप तैयार हो जाते हैं तभी आप क्या कर सकते हैं, एक समाज को पूरी तरह से तैयार करेंगे। तो देखते हैं कि आपको एक संज्ञानात्मक रूप से कैसे हम लोग तैयार कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो रोल होता है, सबसे पहले रोल होता है हमारे पेरेंट्स का, हमारे माता पिता का। ठीक है, हमारे माता पिता का फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को वो सारी शिक्षा दे जो मतलब एक समाज के लिए जरूरी है, एक जननात्मक स्वस्थ होने के लिए एक बच्चे के लिए जरूरी है, ताकि उन बच्चे को पता चल सके कि हाँ अगर 11 साल में किसी लड़की में अगर पीरियड्स आता है, ये बहुत कॉमन बात है, ये नॉर्मल बात है, ये हर किसी में आता है, और पीरियड्स आना जो रिप्रेजेंट करता है कि उस फीमेल का यूट्रस यानी कि गर्भाशय जो है पूरी तरह से हेल्दी है। ठीक है, और दूसरा किसका रोल हो सकता है? दूसरा रोल हो सकता है सिबलिंग्स का। तो सिबलिंग्स का मतलब होता है कि आपके कोई अगर बड़े भाई हैं, आपकी अगर कोई बड़ी बहन है, तो उनका भी फर्ज बनता है कि हम अपने छोटे भाई, हम अपनी छोटी बहन को समझाएं, हम उन्हें बताएं कि ये सब तरह का प्रॉब्लम्स आता है, इन चीजों को कैसे टैकल करना है, उन चीजों को सिखाना। तो सबसे पहला रोल आता है किसका? हमारे माता पिता का। दूसरा रोल आ जाएगा भाई बहन का, और तीसरा जो सबसे अच्छा रोल आज के डेट में माना गया है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना, वो अपने माता पिता से बहुत सारा बात को शेयर नहीं करते हैं, लेकिन आज के डेट में तो कॉमन हो गया, अपने मम्मी से अपने पापा से हर लोग शेयर कर लेते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई लोग अगर शेयर करता है किन्हीं से, तो वो कौन होते हैं? आपके दोस्त। बात क्लियर है? हर कोई दोस्त के साथ हर किसी का दोस्त होता है, हर लोग दोस्ती करते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्त बनाना जरूरी है कि अगर आप बहुत सारी बातें अगर आप अपने पेरेंट्स से नहीं कर सकते हैं, अपने बड़े भाई या फिर अपनी बड़ी दीदी से नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स से जरूर कर सकते हैं। ठीक है,
तो चौथा बात आता है कि आपको एक अगर स्वस्थ बनाना है, जननात्मक रूप से स्वस्थ एक समाज को तैयार करना है, तो दूसरा हमको जागरूकता पैदा करने में कौन हेल्प करेगा? तो जो मैं अभी काम कर रहा हूं, यानी कि चौथे में कौन आ जाते हैं? आपके टीचर, यानी कि आपके शिक्षक। आपके शिक्षक का सबसे बड़ा रोल होता है कि हम अपने बच्चे को वो सारी बातें को समझा दें ताकि वो उनको आने वाले समय में किसी भी तरह का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो आपको याद रखना, सबसे पहले आपके माता पिता हेल्प करेंगे, दूसरा आपके भाई बहन हेल्प कर सकते हैं, तीसरा आपके दोस्त हेल्प कर सकते हैं, चौथा आपके शिक्षक हेल्प कर सकते हैं, और सबसे आखिरी में जो आपके घर में आएंगे, सिर्फ आपके लिए रिश्ता लेकर के आएंगे। चलो बेटा, तुम्हारे लिए रिश्ता देखे हैं, देख लो, तुमको अगर पसंद है तो हम शादी करवा देते हैं। तो आप तो समझ ही गए कि हम 5वें नंबर पे किसका बात कर रहे हैं। ठीक है, तो 5वें नंबर पर हम जो बात करते हैं वो होते हैं रिलेटिव्स। ठीक है, तो रिलेटिव्स का तो काम है आपके लिए लड़का ढूंढना, आपके लिए लड़की ढूंढना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर हमको एक समाज को जागरूकता पैदा करना है, समाज में जागरूकता पैदा करना है, तो ये 5 लोग हैं जो आपको जो है जागरूक करने में हेल्प कर सकते हैं। तो आपके एग्जाम में आता है कि अगर हम एक समाज को जागरूक करना चाहते हैं तो कौन कौन हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये 2 चीज हम समझ लिए, लेकिन दूसरा चीज हम लोग समझते हैं कैसे करें। ठीक है, ये लोग तो कर देंगे, लेकिन और क्या क्या तरीका हो सकता है, सुनिएगा। तो सब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, हम किन किन चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, हम किन किन चीजों का यूज कर सकते हैं ताकि हम लोग जो है एक समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ बना सके। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप लोगों को ऑडियो सुनाइए। ऑडियो मतलब ध्वनि सुनाइए, आवाज सुनाइए। जैसे जब कोरोना का समय था तो अमिताभ बच्चन जी फोन करके बोलते थे, हेलो जी, आप कैसे हैं, आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आप हमेशा हाथ धोते रहिए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे। तो ये सब आप लोगों ने सुना था, वो सब किसके अंतर्गत आया था? ये आरसीएच के अंतर्गत ही आता है। बात समझ में आ रहा है? तो अगर हमको लोगों को जागरूकता फैलाना, हम चाहते थे कि लोगों में बहुत ज्यादा कोरोना नहीं फैले, तो क्या किया गया? तो कॉलर ट्यून लगा के अगर कोई फोन करता था, उनको सबसे पहले यही बातें सुनाई पड़ती थी कि आप कोरोना से सावधान रहे, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहे। ठीक है, तो पहला तरीका हो सकता है कि आप लोगों को ऑडियो सुनाइए। दूसरा तरीका हो सकता है कि ऑडियो के साथ साथ आप क्या दिखाई, उन्हें विजुअल दिखा सकते हैं। जैसे कि जब आप टीवी देखते होंगे, आप मैच वगैरह देखते होंगे, तो मैच वगैरह में क्या होता है ना कि बहुत सारा प्रचार आता है, जैसे स्टेफ्री का प्रचार आता है, फीमेल में पीरियड्स है उनको स्टेफ्री दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है? तो आप ऑडियो विजुअल के मदद से क्या कर सकते हैं, लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। दूसरा क्या तरीका हो सकता है? दूसरा तरीका होता है बच्चों प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया का मतलब होता है कि आप न्यूज़पेपर के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा कर सकते हैं। तो जो लोग मान के चलते जिनके पास फोन नहीं है, तो आज के डेट में संभव तो नहीं कि उनके पास फोन नहीं होगा। ठीक है, सबके पास फोन होता है और ऑडियो भी देख सकते हैं, विजुअल भी, ऑडियो भी सुन सकते हैं, विजुअल भी देख सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज ये है कि हमारे देश में जो न्यूज़पेपर है बहुत सस्ती है, 3 रुपए 4 रुपए का न्यूज़पेपर आता है। तो इसलिए न्यूज़पेपर में भी इश्तिहार दिया जाता है, एड दिया जाता है, ताकि लोग वहां से भी सीख सके। जब आप पेपर पढ़ेंगे तो आपको ढेर सारा ऐसा एड मिलेगा जो जननात्मक स्वास्थ्य से रिलेटेड है। स्टेफ्री का प्रचार आता है, बहुत सारे चीजों का प्रचार आता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग प्रयोग कर सकते थे ऑडियो विजुअल के माध्यम से, लोगों को सुना करके, लोगों को दिखा करके, फिर प्रिंट मीडिया के मदद से कर सकते हैं। और तीसरा जो हम लोग यूज कर सकते हैं, कुछ सरकारी संगठन, सरकारी संगठन मतलब कुछ गवर्नमेंटल एजेंसी है, तो हम यहां पर लिख देते हैं और आपको ये चीजों फैलाने में मदद कर सकते हैं। वो होते हैं कुछ गवर्नमेंटल और साथ में क्या चीज बताइए, तो नॉन गवर्नमेंटल। ठीक है, गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल का मतलब होता है कि या तो सरकारी और एक क्या चीज बताइए, तो गैर सरकारी संगठन का भी रोल होता है। कि जैसे आपने गैर सरकारी संगठन, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एनजीओ, आपने एनजीओ का नाम जरूर सुना होगा। तो एनजीओ का आप पूरा नाम याद कर लीजिए, एन से हो जाएगा नॉन, जी से हो जाएगा गवर्नमेंटल और ओ से हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन। बोलिए, यहां तक बात समझ में आ रहा है? तो ये आरसीएच के अंदर सबसे पहली बात यही आई थी कि हमको लोगों में जागरूकता पैदा करना है। अगर लोगों को जागरूक बनाना है तो कौन लोग हेल्प करेंगे और किनका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं जागरूकता फैलाने में। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला, आखिर ऐसा क्या क्या बात कहा गया? तो दूसरा बात यह कहा गया आरसीएच के अंतर्गत कि जो भी लोग जो मैरिजेबल एज ग्रुप में, मैरिजेबल एज ग्रुप का मतलब है कि जिन लोगों का शादी हो गया है या फिर जिन लोगों का अब शादी होने का उम्र हो गया है, वो लोग अब शादी करना चाहते हैं, उनका शादी होने वाला है, तो उन लोगों को किन किन बातें का ध्यान होना चाहिए, उन्हें क्या सब चीज का पता होना चाहिए? तो सबसे पहले उन्हें पता होना चाहिए जन्म नियंत्रक यानी कि गर्भ निरोधक के बारे में। तो गर्भ निरोधक यानी कि जन्म नियंत्रक
कैसे मतलब जो है पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, बर्थ को कंट्रोल किया जाए, उनका तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, दूसरा मतलब उनका क्या क्या विकल्प है, हम कौन कौन सा तरीका अपना सकते हैं ताकि जो है जन्म नियंत्रण हो सके। दूसरा, गर्भवती माता की हमें देखभाल करनी होगी। दूसरा, माता व बच्चे की प्रसवोत्तर देखभाल। प्रसवोत्तर देखभाल का मतलब है कि जब प्रसव होगा, जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उस वक्त माता का भी ध्यान रखना पड़ता है और एक बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सभी बातें उन लोगों को पता होनी चाहिए जिनका शादी हुआ है या फिर जिनका शादी होने वाला। सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला उन्हें क्या पता होना चाहिए, गर्भ निरोधक के क्या क्या विकल्प है। दूसरा, गर्भवती माता का हमेशा देखभाल करना चाहिए। दूसरा, माता एवं बच्चे का प्रसव के बाद, यानी कि जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है तो उसके बाद माता का भी ध्यान रखना जरूरी है, एक बच्चे का भी ध्यान रखना जरूरी है। और उन लोगों को पता होना चाहिए कि स्तनपान का क्या महत्व है, एक बच्चे के लिए ब्रेस्ट फीडिंग क्यों जरूरी है, एक बच्चे को मां का दूध मिलना क्यों जरूरी है। क्योंकि अब मैं आपको सिखाऊंगा कि जो मान के चलते जब एक बच्चे का जन्म होता है ना, तो ऐसा कहा गया है कि उन बच्चे को 3 से 4 महीने तक जो है ना सिर्फ मां का दूध मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मां के दूध में एक अच्छा जो है एंटीबॉडी पाया जाता है, IgA नाम की एंटीबॉडी, IgA नाम की प्रतिरक्षी पाई जाती है जो बच्चे के शरीर में इम्यूनिटी पैदा करती है। जो जब बच्चा पहली बार मतलब इस पृथ्वी पर आ रहा है तो बहुत सारा बैक्टीरिया है, बहुत सारा वायरस है जो उसको इन्फेक्ट कर सकता है, हानि कर सकता है। तो ताकि बच्चा बीमार ना पड़े इसलिए जो बच्चे के लिए शुरुआती समय का मां का दूध जरूरी है, जो कि हल्का पीला और गाढ़े रंग का होता है। आपने पढ़ा होगा ये मानव जनन वाले चैप्टर में, लैक्टेशन वाले टॉपिक में आपने पढ़ा होगा, उसे हम लोग खीस या फिर कोलोस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, इसलिए स्तनपान जरूरी है। और दूसरा सबसे जरूरी चीज, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन दोनों को आपको समान महत्व देना है। ये नहीं कि लड़का को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, लड़की को कम महत्व दे रहे हैं। हमारे समाज में ऐसा होता है कि चलो बेटा है तो बेटा को चलो पढ़ने के लिए भेज देते हैं, बेटी है तो चलो हम उसको घर पे ही पढ़ाते हैं, तो जब मतलब 12th कर लेगी या फिर ग्रेजुएशन कर लेगी तो फिर हम उनका शादी करवा देंगे। तो ऐसा बिल्कुल गलत है। तो जितना महत्व आप अपने लड़के को देते हैं आप उतना महत्व अपने लड़की को भी दीजिए। यानी कि बेटा और बेटी को हमको जो है समान रूप से रखना है। तो ये सभी नॉलेज है उन लोगों को मिलना चाहिए जिन लोगों का शादी हो गया है या फिर जिनका शादी होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? और इसमें सबसे जरूरी चीज यह है कि आपको पता होना चाहिए कि हॉस्पिटल डिलीवरीज क्यों जरूरी है। क्योंकि मैं भी जब बहुत बार हॉस्पिटल जाता हूं, कि मैं खुद जो है हॉस्पिटल में काम वगैरह करता हूं, तो मैंने बहुत बार देखा है कि वो लोग क्या करते हैं, बाहर कहीं ऑपरेशन वगैरह करवा लेते हैं और हॉस्पिटल में जब आते हैं तो बोलते हैं कि उनका ब्लीडिंग नहीं रुक रहा है। तो सोचिए ना कि जब एक बच्चे का जन्म हो रहा है तो क्या करना होता है ना कि वेजाइना के अंदर जो भी मतलब जो एंडोमेट्रियम का पार्ट होता है उन सभी पार्ट को हमको क्या करना होता है, निकालना होता है। और अगर हम नहीं निकालेंगे ना तो बाद में क्या एक सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम आ जाता है जिससे हम लोग PPH के नाम से जानते हैं, पोस्ट पार्टम हेमरेज के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब एक बच्चे का जन्म होता है ना तो उस वक्त क्या होता है कि फीमेल के बॉडी में जो भी मतलब गर्भाशय के अंदर जो अंतर लेयर होता है, एंडोमेट्रियम का लेयर होता है, जितना भी लेयर वो ब्रेक डाउन होता है उन सबको बाहर करना जरूरी है। और अगर उन ब्लीडिंग को, उन क्लॉट अगर हम पूरी तरह से अगर उसको बाहर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में क्या हो सकता है, उसके बॉडी में जो है ढेर सारा क्लॉट बनेगा और फिर कभी जो ब्लीडिंग रुकने वाला नहीं है, जिसे आपने कभी ना कभी सुना होगा PPH यानी कि पोस्टपार्टम हेमरेज के बारे में। ठीक है, तो इसलिए जो है जो भी लोग का मतलब शादी हुआ है या फिर जिनका शादी होने वाला है तो उन सब लोगों को इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए और फिर अगली बात सीखते हैं तीसरे नंबर पर कि आखिर RCH के अंदर क्या बातें कही गई। देखिए ध्यान से समझिएगा, ये चैप्टर सोच लीजिए आपके लिए कितना जरूरी है, आपको कितना कुछ यहाँ पर जो है सीखने को मिल सकता है। कि सोचिए ना कि मतलब एक लड़के के लिए क्या जरूरी है, जब एक उनका शादी हो रहा है क्या जरूरी है। अभी हम लोग सीखेंगे ना सेक्स एजुकेशन के बारे में सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं कि और RCH के अंदर ये बोला गया कि ये जो अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि हो रही है, मतलब अनकंट्रोल जो पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, उससे होने वाले समस्याओं तथा सामाजिक उत्पीड़न मान के चलते जब जनसंख्या बढ़ता है ना हमारे समाज में क्या क्या दिक्कत होता है आप देखिए। इसलिए सरकार ने कहा है कि हम दो हमारे दो, या फिर आज के डेट में ये भी तो ट्रेंड चलता है कि ठीक है एक पति पत्नी और एक बच्चा है, ठीक है 2 बच्चा तो बहुत है, लेकिन कभी भी आज के डेट में लोग जो है 2 से 3 जो है नहीं बढ़ते। ठीक है, तो वही बात मतलब कहा गया कि जो अगर जनसंख्या अनियंत्रित रूप से वृद्धि होता है ना तो बहुत सारी समस्याएं आती है, बहुत सारा सामाजिक उत्पीड़न होता है, जैसे यौन दुरुपयोग, यौन संबंधी अपराध आदि के बारे में जागरूकता पैदा करना
जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है, ठीक है, कि जो समाज में जो सामाजिक उत्पीड़न हो रहा है इन चीजों को रोकना चाहिए। इन चीजों को रोकने का तरीका क्या है कि सबसे पहला तो आप इस देश की जो है जनसंख्या को आप क्या कीजिए, बताओ, कंट्रोल कीजिए, लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए, लोगों में सिविक सेंस नाम का चीज बढ़िए, ताकि वो समझ सके कि हमारे जो समाज की बेटियां हैं उनका जो हमें ध्यान रखना है, तो ताकि यौन दुरुपयोग ना हो, यौन संबंधी अपराध ना हो, इन सभी चीजों के बारे में लोगों को क्या करना है, जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए कि विद्यालय में यौन संबंधी शिक्षा के लक्षण एवं आवश्यकताएं ध्यान से समझते हैं कि जो भी बच्चे स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन्हें सेक्स एजुकेशन देना जरूरी है। यानी कि यौन संबंधी शिक्षा बच्चों के लिए जरूरी क्यों है आज के डेट में, ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जब बच्चे अपने प्यूबर्टी वाले एज में आते हैं, यौवन आरंभ वाले एज में आते हैं, तब उसके मन में बहुत सारा गलत धारणा बनता है कि अगर हम कुछ दवाई खाएंगे तो मेरे बॉडी में सही रूप से डेवलपमेंट होने लगेगा, मेरे बॉडी में सही रूप से शुक्राणु बनने लगेगा, मेरे बॉडी में क्या होगा, अगर हम चाहेंगे एक दिन में 2 बार 3 बार अगर शुक्राणु 4 बार 5 बार निकालने का तो हम निकाल सकते हैं कोई दवाई की मदद से। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये नॉर्मल हमारे बॉडी का फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है। इसलिए कहा गया है कि हम अपने स्कूल में हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सके, ताकि जो वो अपने समाज में अपना स्वास्थ्य का ध्यान रख सके, एक समाज को पूरी तरह से तैयार कर सके, जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज बना सके। इसलिए बच्चों को यौन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में क्या देना जरूरी है, जानकारी उपलब्ध करवाना जरूरी है। तो जैसे यौन संबंधी भ्रांतियां का मतलब उसके मन में किसी भी तरह का अगर भ्रम है और यौन संबंधी अगर गलत धारणा उन बच्चों के मन में है, तो वो बच्चा क्या कर सके, इन गलत धारणा से उन्हें छुटकारा मिल सके। ठीक है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, जो बच्चा स्कूल्स में है, कॉलेजेस में, उसे पता होना चाहिए जनन अंग के बारे में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पता होना चाहिए। सीसन किसे कहते हैं, सीसन यानी कि जिसे इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। तो बच्चे को पता होना चाहिए पेनिस क्या है, वेजाइना क्या है, ओवरी क्या है, फैलोपियन ट्यूब क्या है। और उन बच्चों में जब वो किशोरावस्था में आता है, 11 साल 12 साल 13 साल की जब एज में आता है, उनके शरीर में किन तरह का परिवर्तन होने वाला है, इन सभी चीजों का नॉलेज हमें जो है उन बच्चे को देना चाहिए। और उन बच्चे को सीखना जरूरी है आज के डेट में। और सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में सीखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर सुरक्षित और जो है स्वच्छ यौन क्रियाएं अगर नहीं करेंगे लोग, तो ठीक है, उनसे बहुत सारा बीमारी होने का चांसेस रहता है। जैसे यौन संचारित रोग एवं एड्स के बारे में लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाना क्या है, जरूरी है। पहले हमें तो नहीं सुनने मिलता था कि मतलब इनको एड्स है, ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले इतना ये रोग फैलता नहीं था। लेकिन आज के डेट में इस तरह से ऐसा लग रहा है कि एड्स जो है लोगों में फैलता जा रहा है। क्यों फैलता जा रहा है? क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं है सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के बारे में। उन्हें नहीं पता होता है कि हमें क्या करना चाहिए, आखिर कौन सा तरीका होता है जो कि हम बच सकते हैं एक भयानक बीमारी जैसे यौन संचारित रोग जो भी है, एसटीडी वगैरह के बारे में। ठीक है, तो ये चैप्टर में मैं आपको डिटेल से समझाने वाला हूं कि सुरक्षित और स्वच्छ यौन क्रियाओं के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। एड्स के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा कि कौन कौन सा ऐसा रोग है जो कि मतलब यौन संचारण से फैलता है। बोलिए, बात समझ में आ गया? तो इतनी बातें होती है आरसीएच के अंतर्गत जो कि आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दिया कि लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जागरूकता पैदा करने के लिए कौन हेल्प करेंगे, कौन मदद करेंगे? अगर आपके एग्जाम में अगर आता है तो सबसे पहले तो आपका यही क्वेश्चन आएगा कि आरसीएच का पूरा नाम क्या है? तो जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम। ठीक है, और इनमें कौन कौन सी बातें कही गई है? तो आपको पहला पॉइंट ध्यान में रखना है, लोगों में जागरूकता पैदा करना है। जागरूकता पैदा करने में कौन हेल्प करेंगे, किसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? गवर्नमेंटल एजेंसीज वगैरह क्या है? जिन लोगों का शादी हो गया है, फिर शादी होने वाला है, उन्हें जन्म नियंत्रक के बारे में पता होना चाहिए, गर्भवती माता का देखभाल। ये सारी पॉइंट को जो है, सारा पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है। और सबसे जरूरी चीज ये था कि मतलब कोई भी बच्चा अगर स्कूल्स में पढ़ता है, कॉलेजेस में पढ़ता है, उन्हें इन शिक्षा के बारे में पता होना चाहिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। एक स्कूल वाले का रोल होता है, कॉलेज वाले का रोल होता है कि हम अपने बच्चे को जो है पूरा सही शिक्षा दे और वो बच्चा जो है हमेशा आगे जीवन में कभी भी कोई गलत कार्य ना करे। चलिए, ठीक है, अब हम लोग यहां से अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि आपका एनसीईआरटी का अगला टॉपिक ये कहता है कि जनसंख्या अस्थायीकरण और जन्म नियंत्रण क्या है। सुनिएगा ध्यान से। जनसंख्या अस्थायीकरण का मतलब यह है कि हमारे देश की जो जनसंख्या है वो अस्थायी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ने लगा या फिर बहुत ज्यादा जनसंख्या घटने लगा। तो बहुत ज्यादा जनसंख्या बढ़ना और घटना दोनों हमारे समाज के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए पूरे विश्व के लिए जनसंख्या जो वो क्या होनी चाहिए, अस्थायी होनी चाहिए। और साथ में
और अगर क्या तरीका हो सकता है कि कैसे जो है जन्म का नियंत्रण किया जा सकता है, तो आपके एनसीईआरटी में कुछ डाटा दिया हुआ है जो आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो बस ये डाटा को आपको याद रखना है। जैसे मान के चलते हैं कि अगर हम बात करते हैं पूरे विश्व की जनसंख्या का, तो दिया गया कि 1900 ईस्वी में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 2 अरब यानी कि 2000 मिलियन थी। और उसी वक्त अगर हम बात करते हैं भारत की जनसंख्या, 1945 में जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस वक्त जो है जनसंख्या कितनी थी? 350 मिलियन यानी कि 35 करोड़ थी। ठीक है, यहां तक तो अच्छी बात है। लेकिन जब मान के चलते 1900 से जब हम आए 2000 में, ठीक है, तो 2000 तक में आते क्या देखते हैं कि ये जो जनसंख्या था 2 अरब से बढ़ के कितना हो गया? 6 अरब। सोचिए, मात्र महज कितने साल में? 100 साल में क्या हो गया ना कि जनसंख्या सीधा 3 गुना बढ़ गया। जो जनसंख्या 1900 ईस्वी में 2 करोड़ था, 2000 ईस्वी में कितना हो गया? 6 करोड़ हो गया। बात समझ में आ रहा है? और भारत का जनसंख्या 2000 में देखिए कितना हो गया? 35 करोड़ से बढ़ के सीधा 1 अरब यानी कि 1000 मिलियन हो गया। अब कैलकुलेट कर सकते हैं कि पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब, उसमें भारत की जनसंख्या 1 अरब थी। ये क्या रिप्रेजेंट करता है पता है? आपको गर्व होने की बात नहीं है इसमें। ये रिप्रेजेंट करता है कि पूरे विश्व भर में हर छठा इंसान जो है वो भारत का है। सोचिए, आप तो खुश हो रहेंगे कि मतलब हम भी जो है अपने पूरे विश्व भर में छठे नंबर पर आते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा भी बात नहीं है। क्यों? सोचिए ना कि पूरे विश्व की जनसंख्या जो है 6 अरब है, लेकिन उसमें से जो है हर छठा इंसान यानी कि 1 करोड़ आबादी जो है, सॉरी 1 अरब आबादी जो सिर्फ और सिर्फ किसका है? भारत का है। आप समझ रहे ना? यानी कि इससे तात्पर्य है कि आज दुनिया का हर छठा आदमी कौन है? भारतीय है। ये बहुत गर्व होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है हमारे देश में जनसंख्या का कंट्रोल होना जरूरी है। और यहां पर कुछ डाटा दिया हुआ, जैसे 2011 में यही 6 अरब से बढ़कर कितना हो गया? 7.2 अरब हो गया। और ये 1 अरब से बढ़कर कितना हो गया? 1.2 अरब हो गया। बोले यहां तक बात समझ में आ रहा है? चलिए अब कुछ और पॉइंट समझते हैं कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो उस जनगणना के अनुसार यह बताया गया कि ये जो वृद्धि है लगभग 2% है। 2% का मतलब क्या होता है? आपके एग्जाम में डायरेक्टली आता है 2011 की जनगणना के अनुसार कि मतलब जो वृद्धि का जो रेट था, मतलब ग्रोथ रेट मतलब कितना था, तो आपको आंसर देना है लेस देन 2%। अगर किसी के बुक में अगर इससे डाटा अगर कम रहता है तो उसमें आपको मिल जाएगा लगभग जो है लेस देन 1.7%। समझते हैं 2% का क्या मतलब है? कि मान के चलते हैं क्या कि 1000 लोग हैं। ठीक है, 1000 लोग जो है प्रत्येक वर्ष में, प्रत्येक ईयर 1000 लोगों में कितने लोगों का मृत्यु हो रहा है और कितने लोगों का जन्म हो रहा है? 2% का मतलब होता है कि हर साल 1000 लोगों में 20 लोग एक्स्ट्रा आ रहे हैं। एक्स्ट्रा होने का पहले मतलब देखिए, अस्थायीकरण का मतलब समझिए। मान के चलते का आप जिस जगह पर रह रहे हैं उन जगह के हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि जनसंख्या वहां की 1000 है। ठीक है, और उस 1000 में मान के चलते हैं 20 लोगों की मृत्यु हो गई और 20 बच्चे का जन्म हुआ, तो बताइए जनसंख्या बढ़ गया या फिर घट गया? कैलकुलेट कर सकते हैं ना? तो जनसंख्या ना तो बढ़ा ना तो घटा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या जितना था उतना ही रह गया, यानी जनसंख्या अस्थायीकरण में है। लेकिन 2% का मतलब होता है कि मतलब अगर 20 लोग अगर मर रहे हैं तो 20 बच्चे का जन्म भी हुआ। ठीक है, तो अब तक तो स्टेबलाइज था, लेकिन 20 और जब बच्चे का जन्म हो गया तो इसका मतलब हुआ कि अब पॉपुलेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो लेस देन 2% ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि हर साल 1000 लोगों में 20 लोग क्या हो रहे हैं? बताओ, एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो सोचिए ना, इस हिसाब से तो 2 अरब से सीधा कितना हो गया? 6 अरब। 6 अरब से सीधा कितना हो गया? 7.2 अरब। महज कितने साल में? बस 11 साल में। बात क्लियर है? तो ये आपके एनसीईआरटी का कुछ डाटा था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। आपके लिए अगला टॉपिक यह है कि आखिर इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने का क्या कारण है? जनसंख्या विस्फोट से आप क्या समझते हैं? आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है जनसंख्या विस्फोट क्या। चलिए ध्यान से समझते हैं। जनसंख्या विस्फोट का मतलब होता है कि कभी ना कम समय में अचानक से एकाएक जब जनसंख्या की वृद्धि हो जाती है, ध्यान सुनिएगा, कम समय में
एकाएक जनसंख्या की बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या विस्फोट। तो हम समझते हैं आखिर इतना जो जनसंख्या बढ़ रहा है कि पूरे विश्व भर में हर छठा इंसान भारत का है, तो इसके पीछे का क्या रीजन रहा होगा? आखिर इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ने का क्या मेन रीजन है? तो सबसे पहले रीजन ये समझिएगा, तो आज के समय में जो जीवन स्थिति हो चुकी है वो बेहतर हो चुकी है और स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो चुकी है ना। आप सोचे ना कि आपके आसपास अगर मान के चलते कोई प्रेग्नेंट लेडी है, जब एक बच्चे को जन्म देती है तो आपने कभी सुना है कि हाँ जो उसका जन्म देते वक्त उसका बच्चा मर गया, उसकी माता मर गई, ठीक है? तो ऐसा होता तो है, लेकिन आज के डेट में बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि आज के डेट में जो जीवन स्थिति, रहन सहन का जो स्थिति है वो अच्छा हो चुका है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी हो चुकी है, हर जगह सरकारी अस्पताल अवेलेबल है। हमारे देश के जो मुख्यमंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है, वो जो है इनके लिए काम भी कर रहे हैं, ठीक है? चलिए, और दूसरी बात यह है कि इसका सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मृत्यु दर में गिरावट आई है। मृत्यु दर में गिरावट होने का मतलब है कि आज के समय में बहुत कम लोग जो है मर रहे हैं, आकस्मिक मृत्यु बहुत कम हो रही है। बात समझ में आ रहा है? जैसे आपको यहां से एक वापस से फुल फॉर्म याद रखना है, एमएमआर। तो एमएमआर का मतलब होता है मातृ मृत्यु दर। इंग्लिश में आपको याद रखना है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरने का रेट, ठीक है? यानी कि जब मातृ मृत्यु दर अगर कम हो गया, यानी कि जो नई माएँ होती थी उन नई माएँ का क्या हो रहा है बताओ, कि कम डेथ हो रहा है, तो उस वजह से पॉपुलेशन कभी भी बढ़ेगा नहीं, सॉरी, उस वजह से पॉपुलेशन हमेशा क्या होगा? बढ़ने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, अगर स्वास्थ्य सुविधाएं अगर अच्छी नहीं होती थी तो बहुत बार क्या होता था कि महिलाओं का डेथ हो जाता था एक बच्चे को जन्म देते वक्त, ठीक है? लेकिन आज के डेट में स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी हो चुकी है कि एक फीमेल का जो एक माता का कभी भी डेथ नहीं हो रहा है। तो यहां पर आपको एक फुल फॉर्म याद रखना, एमएमआर का पूरा मतलब क्या है? इसे हम लोग बोलते हैं मातृ मृत्यु दर। दूसरा चीज क्या है? दूसरा मेन रीजन ये है शिशु मृत्यु दर भी जो है कमी होते जा रहा है। तो शिशु मृत्यु दर को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आईएमआर। तो आपको यहां से फुल फॉर्म याद रखना है, पहला एमएमआर और दूसरा याद रखना है आईएमआर। तो एमएमआर का मतलब हो जाएगा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और आईएमआर का मतलब हो जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? तो आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है जनसंख्या विस्फोट के क्या क्या कारण है, तो सबसे पहला आपको यह रीजन देना है कि बेहतर जीवन स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाएं में वृद्धि हुई है। दूसरा, मृत्यु दर में गिरावट। किनका किनका रेट कम हुआ? तो मातृ मृत्यु दर कम हुए हैं और साथ में शिशु मृत्यु दर क्या हुए? कम हुए। और साथ ही जनन आयु के लोगों की संख्या में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। इसका मतलब यह हुआ है कि अब आज के समय में ना बहुत कम मतलब जो है लोग ऐसे जिनका मतलब आकस्मिक मृत्यु हो रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है मतलब जनन आयु वाले एज में आ रहे हैं, रिप्रोड्यूसेबल एज ग्रुप में आ रहे हैं। मतलब जो होता है ना कि मतलब चलिए 18 से 20, 25, 30 साल के एज में आज के समय में बहुत ज्यादा आपको युवा मिल जाएंगे, ठीक है? इसलिए बोला गया कि जितने ज्यादा लोग जनन आयु में मिलेंगे ना, उतना ज्यादा जनसंख्या का वृद्धि। कैसे हो सकता है? आप सोचिए ना कि जितना ज्यादा लोग अगर जनन आयु में होंगे तो उन लोगों का हर किसी का शादी होने वाला, हर किसी का शादी होगा तो हर कोई क्या कर सकते हैं बताओ? बच्चे पैदा करेंगे। इसलिए जो जनसंख्या बढ़ने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है। तो आपको ये 3 रीजन आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए, अब हम बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पर कि आखिर ये जनसंख्या विस्फोट जो हो रहा है इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इतना ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ रहा है इसका क्या प्रभाव है? तो सबसे पहला, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं कि उनका नितायत अभाव हो रहा है। जैसे अनाज कम हो रहा है, रहने का जगह कम मिल रहा है। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ कुछ बहुत सारी चीजें जैसे मन के चलते हैं ना, नौकरी मिल रहा है। आज के डेट में तो अनएम्प्लॉयमेंट तो बहुत बड़ा चीज हो गया है। तो ये सब जो इनका प्रभाव है। और अब आते सीखते हैं कि आखिर ये जो जनसंख्या बढ़ रहा है तो इसका क्या क्या उपाय है, इसका कैसे जो हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, कौन सा तरीका है जिससे जो हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं कि इतना जनसंख्या ना बढ़े। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आप जो छोटे परिवार हैं को गर्भ निरोधक उपाय अपनाने हेतु प्रेरित करें। आप उन्हें बताइए कि आपका परिवार छोटा होना चाहिए, तो क्या तरीका हो सकता है? तो आप क्या चीज का प्रयोग कर सकते हैं? तो गर्भ निरोधक का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा चीज, आप लोगों में बताइए कि हम दो हमारे दो नारे के बारे में जागरूक करें। कई जोरों ने एक बच्चे के मानदंड को अपनाया भी है। बहुत सारे लोग तो ये तो अपना भी लिए कि हाँ चलो ठीक है, हम लोग कपल से हमको एक बच्चा ही रहेगा, वो हम काफी है, ठीक है? वैवाहिक की वैधानिक आयु स्त्री के लिए बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 18 वर्ष। और पुरुष के लिए कितना कर दिया गया? 21 वर्ष। आज के समय में तो ये और भी बढ़ गया, महिलाओं के लिए 18 से बढ़कर 21 हो गया है और पुरुष के लिए 21 से बढ़कर कितना हो गया है? 24। तो ये कुछ कुछ तरीका है जिसके वजह से हम लोग अपने देश के पॉपुलेशन को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं।
उम्मीद है आपको यहां तक अभी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम यहां से बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर, गर्भ निरोधक के बारे में। ठीक है, चलिए तो हम लोग समझते हैं आखिर गर्भ निरोधक क्या है, कॉन्ट्रासेप्टिव आखिर होता क्या है। ठीक है, और कैसे बोलेंगे कि मतलब एक गर्भ निरोधक अच्छा है। कोई भी लोग अगर गर्भ निरोधक अगर यूज करते हैं, उनके पीछे का क्या कंसेप्ट है, चलिए हम लोग उसको जो है एक एक करके समझते हैं। चलिए तो अगला टॉपिक गर्भ निरोधक के बारे में सबसे पहले एक समझते हैं, गर्भ निरोधक का क्या मतलब। देखिए, गर्भ का मतलब होता है प्रेगनेंसी, निरोधक का मतलब होता है रोकना। आखिर ऐसा कौन सा तरीका है, कौन सा विधि है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। अगर कोई फीमेल चाहती है कि उनको अभी प्रेगनेंसी ना हो, कुछ समय के बाद प्रेगनेंसी हो, तो वो चाहती है कि कुछ समय के लिए हमको अगर प्रेगनेंसी ना हो तो कौन सा तरीका अपना सकते हैं, कौन सा वो विधि है, तो उसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गर्भ निरोधक। बात समझ में आ रहा है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। चलिए तो हम पता करते हैं कि एक आदर्श गर्भ निरोधक के क्या गुण होने चाहिए। हम किसको बोलेंगे कि हाँ एक अच्छा गर्भ निरोधक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि आप अगर किसी चीज को यूज करें तो सबसे जरूरी चीज यह है कि वो अच्छा होना चाहिए। हम बोलेंगे ना, अगर हम आपको बोलेंगे, आपको अगर कोई प्रोडक्ट देते हैं यूज करने के लिए, तो हम आपको फायदा बताएंगे, चलिए इस प्रोडक्ट का ये फायदा है। तो उसी तरह से है कि जब कोई लोग अगर गर्भ निरोधक अगर प्रयोग करते हैं, तो एक अच्छा गर्भ निरोधक किसे माना जाता है, मान के चलते हैं तो सबसे है कि उनकी हितों का क्या होना चाहिए, रक्षा होना चाहिए। दूसरा, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। अगर मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपको गर्भ निरोधक लेना है, जैसे कॉन्डोम्स लेना है, कॉपर्टी लेना है, तो आपको जो है दिल्ली जाना पड़ेगा। तो बोलिए कितने लोग जाएंगे, बहुत कम लोग ही जाएंगे। इसलिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, साथ में प्रभावी भी होना चाहिए। अगर मान के चलते कोई लोग गर्भ निरोधक यूज कर रहे हैं, काम ही नहीं कर रहा है, उसका कोई इफेक्ट ही नहीं दिख रहा है, तो फिर लोग क्यों यूज करेंगे। इसलिए जरूरी है वो क्या होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, तथा उन्हें पुनः चक्रियता होना चाहिए। पुनः चक्रित का मतलब है कि मान के चलते अगर आप एक बार जो प्रेगनेंसी को अगर रोकना चाहती हैं, तो इसका मतलब वो वापस से हम उसको क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं कि जब मेरा मन करेगा अगर हमको प्रेगनेंसी चाहिए तो हम प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। तो इसलिए जो एक आदर्श गर्भ निरोधक है, उनका क्या क्या गुण होना चाहिए। तो पहला गुण है हितों की रक्षा होनी चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, प्रभावी होना चाहिए, साथ में पुनः चक्रित होना चाहिए, यानी कि रिवर्सिबल होना चाहिए कि जब वो चाहे वो रिवर्स कर सकते, हाँ अगर हमको प्रेगनेंसी चाहिए वो कंसीव कर सकते। दूसरा, जिसका कोई अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव ना हो, या फिर अगर हो भी तो कम हो। अगर मान के चलते कोई लोग अगर कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रहे हैं, अगर उनसे अगर उनको कोई साइड इफेक्ट होने लगे, वो लोग कभी यूज नहीं करें और कभी किसी को बताएंगे भी नहीं कि आपको यूज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको उनका साइड इफेक्ट दिख रहा है। इसीलिए तो एक आदर्श गर्भ निरोधक का यह लक्षण है कि उनका कोई भी प्रभाव, मतलब कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होना चाहिए, कोई साइड इफेक्ट नहीं होना चाहिए, और अगर है भी तो वो क्या होना चाहिए, ना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये दो पॉइंट हमको याद हो गया। और तीसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं कि जो उपयोगी करता है, जो यूजर है, जो इन कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज करता है, उनकी कामेक्षा, उनका जो इच्छा था, जो भी मतलब डिजायर था, उनका जो सेक्सुअल डिजायर था, ठीक है, जो यौन संबंध का जो डिजायर होता है, उसका कामेक्षा कम नहीं होना चाहिए, प्रेरणा में किसी तरह का बाधा ना होना चाहिए, साथ में मैथुन क्रिया में किसी भी प्रकार का बाधा नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला गया कि एक आदर्श गर्भ निरोधक के क्या क्या गुण होने चाहिए। आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि एक आदर्श गर्भ निरोधक का क्या क्या गुण होना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, मैं जो ये चैप्टर करवा रहा हूं आपका एनसीईआरटी का हर वो पॉइंट क्लियर करवा दूंगा, और फिर आप हमसे पढ़ने के बाद जब आप एनसीईआरटी के पॉइंट को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को बनाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बनाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ हमने जो पढ़ा है पूरा एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा है। सिर्फ पढ़ लेना जरूरी नहीं है, बट आप उसको पढ़ के जब आप सीख लेंगे ना, तो ये सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी है। ठीक है, तो यहां से अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि आखिर गर्भ निरोधक के कौन कौन से प्रकार होते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है कि गर्भ निरोधक में कौन कौन से विधि होते हैं। ठीक है, चलिए अब तक यहां पर आप इसको पढ़िए, 1 मिनट जो है तब तक हम लोग ब्रेक लेते हैं। चलिए ठीक है, 1 मिनट हो गया है, तो अब हम लोग शुरू करते हैं गर्भ निरोधक की कौन कौन सी विधि। आज हम लोग सारा विधि को एक एक करके समझते हैं, और आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आता है, वो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से मिलने वाला है, गर्भ निरोधक विधि से मिलने वाला है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहला जो गर्भ निरोधक का विधि है वो है प्राकृतिक और परंपरागत विधि, जिसे हम कहेंगे नेचुरल
या फिर ट्रेडिशनल मेथड। ध्यान से समझते हैं प्राकृतिक मेथड क्या है, नेचुरल मेथड क्या है, कि गर्भ निरोधक की जो सबसे पहली विधि आपको दी गई होगी आपके एनसीईआरटी में, तो सबसे पहली विधि है प्राकृतिक यानी कि परंपरागत विधि। ध्यान से समझते हैं प्राकृतिक और नेचुरल मेथड का मतलब यह है, यह वैसा तरीका है जिसमें अंडाणु एवं शुक्राणु को संगम को रोकने के सिद्धांत पर क्या करती है, ये कार्य करते। इसका मतलब यह है, ये जो तरीका है, ये जो नेचुरल मेथड है, नेचुरल मेथड का सीधा सा मतलब होता है कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई मेडिसिन यूज नहीं करना है, कोई भी डिवाइसेस यूज नहीं करना है, कोई भी इंजेक्शन वगैरह नहीं लेना है, ठीक है। तो आपका तरीका मतलब क्या होना चाहिए, नेचुरल का मतलब है कि पूरा नेचुरल तरीका होना चाहिए, ठीक है, प्राकृतिक तरीका होना चाहिए। इसमें जो अंडाणु और शुक्राणु के संगम को हम लोग क्या कर सकते हैं बताओ, रोकना है। तो क्या तरीका हो सकता है रोकने का, क्या हम लोग सीखते हैं, तो इसमें शामिल होती है, सबसे पहली चीजें होती है आवधिक संयम यानी कि पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। आवधिक संयम का मतलब होता है कि जब किसी फीमेल में महावरी जो चलती है पूरा महीने का जो एक से मतलब 28 दिन का वो जो साइकिल चलता है, ऋतुस्राव चक्र चलता है, हमें पता है किसी भी फीमेल में 14वें दिन पूरा जो ऋतुस्राव का चक्र है, ठीक है, उनमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो 14th डे होता है, उसी 14वें दिन क्या होता है कि ओवम रिलीज होता है, अंडाणु रिलीज होता है। और तो मैंने आपको बताया होगा कि जब अंडाणु रिलीज होता है ना, तो आप उससे 4 दिन पीछे जाइए और 3 दिन आगे जाइए, ठीक है। 4 दिन पीछे और 3 दिन आगे जाने का मतलब है कि 10 से लेकर के 17वें दिन तक जो है ना, वो पीरियड ऐसा माना गया, सबसे हाई रिस्क वाला पीरियड माना गया है कि उस पीरियड में सबसे ज्यादा निषेचन होने का क्षमता रहता है। क्यों? क्योंकि उस वक्त जो है अंडाणु रिलीज होता है और उस वक्त निषेचन की क्षमता सबसे ज्यादा होती है। इसलिए बोला गया है कि 10वें से लेकर के 17वें दिन, 10 तारीख से 17 तारीख नहीं, फीमेल में कैसे जो हम लोग उसका टाइम निकालते हैं, कब उसका ओवुलेशन होने वाला। चलिए मैं आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट के बताता हूं। मान के चलते कोई फीमेल है, आज का डेट मान के चलते 26 तारीख है, और मान के चलते किसी फीमेल में 26 तारीख को जो मेंस्ट्रुएशन आया, ठीक है, ऋतुस्राव आया, ब्लीडिंग हुआ, और वो देखेगी तो आज का डेट वो नोट कर लेगी। तो आज का डेट नोट हो गया 26 तारीख, ठीक है। अब मान के चलते हैं अगला कभी भी आया, अगले महीने आया, तो अगले महीने जितना भी तारीख को आएगा, मान के चलते हैं अगले महीने आया 30 तारीख को, तो हम क्या करेंगे, यहां से डेट को नोट करेंगे। या फिर मान के चलते हैं 28 तारीख को आया, तो हम डेट के नोट कर लेते हैं। तो आज का डेट मान के चलते हैं 26, और अगले महीने मेंसेस जो आ रहा है वो 28 तारीख को आ रहा है। तो कैलकुलेट करते हैं कितना दिन हो गया, तो इधर हो गया 30 और 2 लगभग हो गया 32 दिन। तो जब 32 दिन में ये आया दोबारा, ठीक है, तो आप इसे क्या कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा बताओ, 16। तो इसका मतलब है कि उस फीमेल में 16वें दिन जो है क्या आने वाला है, ओवम रिलीज होने वाला, यानी कि अंडोत्सर्ग होने वाला, ठीक है। और जिस दिन अंडोत्सर्ग होता है, आप उससे 4 दिन पीछे जाइए और 3 दिन कहां जाइए, आगे। तो 4 दिन पीछे, तो 16 तारीख से अगर हम 4 दिन पीछे जाएंगे तो लगभग हो जाएगा मेरा 12 तारीख, और 3 दिन अगर आगे जाएंगे तो मतलब कितना हो जाएगा, 19, यानी कि 12 से लेकर के 19, लगभग ये जो 7 दिन का जो समय काल होता है ना, ये 7 दिन का समय काल जो सबसे हाई रिस्क होता है, जहां पर क्या होता है, निषेचन का क्षमता, सबसे निषेचन का जो चांसेस होता है वो सबसे ज्यादा होता है। इसलिए बोला गया कि महावरी चक्र के 10वें से 17वें दिन में निषेचन अवधि के बीच की अवधि के दौरान मैथुन से अगर आप बचते हैं, तो मतलब जो है कि आप गर्भ निरोधक का ये जो प्राकृतिक तरीका है आपको यूज कर लिए। बात समझ में आ रहा है? तो गर्भ निरोधक विधि में जो सबसे पहला तरीका नेचुरल मेथड, नेचुरल मेथड का मतलब है कि आपको जो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने ही नहीं देना है। तो मिलने नहीं देना तो क्या तरीका हो सकता है, तो पहला तरीका है आवधिक संयम। 10वें से लेकर के 17वें दिन में जो है आपको मैथुन क्रिया से बचना है, ताकि जो है आप बताइए जब शुक्राणु जाएगा ही नहीं फीमेल बॉडी के अंदर, तो निषेचन कहां से होगा। क्यों? क्योंकि 10 से 17वें दिन तक तो मैथुन कर ही नहीं रहे। तो अगर मैथुन नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जो निषेचन नहीं होगा, और यह एक तरह का क्या हो गया, गर्भ निरोधक विधि। चलिए दूसरा तरीका हम लोग सीखते हैं नेचुरल में क्या है। दूसरा तरीका होता है बच्चों बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन। बाह्य स्खलन या आंतरिक मैथुन क्या होता है कि इसमें पुरुष साथी संभोग के दौरान वीर्य स्खलन से ठीक पहले स्त्री की योनि से अपने लिंग को जब बाहर निकाल लेते हैं, तो वो वीर्य सेचन से क्या हो सकते हैं, बच सकते हैं। यानी कि जब शुक्राणु निकलने वाला होता है तो उससे ठीक पहले जो मेल अपना क्या करता है, अपने पेनिस को, अपने सीसन को, अपने लिंग को स्त्री जनन मार्ग से यानी कि वेजाइना से बाहर कर लेता है, ताकि शुक्राणु उसके बॉडी में ना जा सके। तो बताइए जब शुक्राणु उसके बॉडी में नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली निषेचन नहीं होगा, और इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य स्खलन। ठीक है, ये आपके लिए नोट्स भी बना हुआ है, आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए तीसरा हम लोग तरीका सीखते हैं कि स्तनपान अनातर्व क्या है। स्तनपान अनातर्व का मतलब समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। इसे कहा गया लैक्टेशनल एमनियोट। देखिएगा कि जब कोई फीमेल प्रेगनेंसी होती है, तो प्रेगनेंसी के बाद जब उनका डिलीवरी होता है, प्रसव होता है,
तो स्त्री द्वारा शिशु को भरपूर स्तनपान जब कराया जाता है तो उस दौरान अंडोत्सर्ग और आतर्व चक्र शुरू नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक फीमेल का डिलीवरी होता है, मतलब एक जब फीमेल जो एक बच्चे को जन्म देती है, जब एक शिशु को जन्म देती है, प्रसव होता है, तो उसके बाद क्या होता है ना कि कुछ समय तक जो उसके बॉडी में अंडोत्सर्ग नहीं होता। अंडोत्सर्ग ना होने का मतलब है कि उसके बॉडी में ओवम रिलीज नहीं हो रहा है। बताइए, जब ओवम रिलीज नहीं होगा तो आतर्व चक्र भी नहीं होगा। तो इस दौरान अगर कोई मैथुन करता है तो इस दौरान वो गर्भ निरोधक का एक विधि हो सकता है, क्योंकि इस दौरान तो निषेचन होने वाला नहीं है। क्यों नहीं निषेचन होगा बताइए? कि सोचिए ना कि जब अंडाणु ही रिलीज नहीं हो रहा है, आतर्व चक्र आ ही नहीं रहा है, तो कहां से निषेचन होगा? इसीलिए बोला गया कि जो स्तनपान अनातर्व है उस टाइम अगर कोई पार्टनर अगर मैथुन करता है तो उस वक्त जो है वो कभी भी निषेचन होने वाला नहीं है। तो ये भी जो मेरा 3 तरीका था नेचुरल मेथड का। अब सुनिए, इसलिए जितने दिनों तक माता शिशु को पूर्णतः स्तनपान कराना जारी रखती है तब तक गर्भधारण के अवसर लगभग क्या होते हैं? शून्य होते हैं। और ये जो विधि है प्रसव के बाद ज्यादा से ज्यादा जो है 6 माह की अवधि तक कारगर मानी गए। लेकिन ये 6 महीना तो मैक्सिमम है, लेकिन किसी किसी महिलाओं में 2 महीने में ही आना शुरू हो जाता है ऋतुस्राव, 3 महीने भी आ सकता है, 4 महीने भी आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम अगर जाता है वो कितना जाता है? तो 6 महीना जाता है। बोलिए कोई दिक्कत? सुनिए, तो गर्भ निरोधक के बारे में अब ध्यान से सुनिए, पहले सुनिए ध्यान से। गर्भ निरोधक का मतलब हुआ कि ऐसा क्या तरीका है कि प्रेगनेंसी को कंट्रोल किया जाए। अभी अगर प्रेगनेंसी ना चाहिए तो अभी नहीं लेंगे, बात समझ में आ रहा है? जब बाद में जरूरत होगा तब बाद में प्रेगनेंसी को कंसीव किया जाएगा। तो सबसे पहला तरीका हमने सीखा अभी कि प्राकृतिक विधि क्या है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु के संगम को हमको रोकना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? दूसरा, कौन कौन सी विधि होती है? तो पहला विधि मैंने आपको कौन सा बताई है? देखिए, तो सबसे पहला जो विधि था वो सबसे पहला विधि था मेरा कौन सा? आवधिक संयम। 10वें से लेकर 17वें दिन तक जो मैथुन से बचना, यह था पहला तरीका। दूसरा, बाह्य स्खलन, जिसमें पुरुष अपने लिंग को बाहर निकाल लेगा, यह था दूसरा तरीका। तीसरा है स्तनपान अनातर्व, क्योंकि इस समय जब एक माता जो अपने बच्चे को भरपूर मतलब दूध पिलाती है तो उस वक्त ना तो अंडोत्सर्ग होगा, ना ही ऋतुस्राव चक्र आता, ना ही आतर्व चक्र चलता है। इसलिए ये जो 3 तरीका है, ये तीनों तरीका आपका प्राकृतिक विधि में आता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आप प्राकृतिक विधि को एक्सप्लेन करें तो आप प्राकृतिक विधि में इन तीनों बातों को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलिए ध्यान से समझिएगा कि जब हम प्राकृतिक विधि के बारे में समझते हैं तो इसका सबसे दुष्प्रभाव अगर बात करेंगे ना, साइड इफेक्ट, ये बिल्कुल ना के बराबर है। सोचिए, ना तो आपको मेडिसिन यूज कर रहे हैं, ना ही आपको इंजेक्शन वगैरह यूज कर रहे हैं, तो कोई साइड इफेक्ट कहां से होने वाला है? इसलिए इसका मतलब है कि इसमें दुष्प्रभाव तो कम है, लेकिन हालांकि इसके असफल होने की रेट सबसे अधिक है। मतलब सोचिए ना, फेलियर होने का चांसेस सबसे ज्यादा। अगर मान के चले थोड़ा सा भी दिन इधर उधर हुआ, 10वां से 17वां दिन तक नहीं करना था, पता चला 17वें दिन कर लिया, निषेचन हो गया। इसलिए साइड इफेक्ट तो कम है, लेकिन फेल्योर होने का रेट जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग टॉपिक कंप्लीट करते हैं प्राकृतिक विधि। चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर आते हैं। दूसरा टॉपिक है बैरियर यानी कि रोध के बारे में। सुनिएगा, इन विधियों के अंतर्गत अंडाणु और शुक्राणु को भौतिक रूप से मिलने से क्या होता है? रोका जाता है। तो अब सुनिए, पहला वाला प्राकृतिक तरीका में क्या था? हम उनके संगम को रोकेंगे, हम उनके पास पहुंचने ही नहीं देंगे। अब दूसरा रोध का मतलब है कि हम उनको क्या कर रहे हैं कि इस विधि में जो अंडाणु और शुक्राणु उसको भौतिक रूप से फिजिकली नहीं मिलने देंगे, उसके पास भले रहेगा, बात समझ में आ रहा है, लेकिन कभी भी मिलने वाला नहीं। तो भौतिक रूप से जहां पर रोका जाता है अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से, इसी विधि को हम लोग क्या बोलते हैं? रोध या फिर बैरियर। जैसे उदाहरण हम लोग समझते हैं, इसमें सबसे पहला उदाहरण आता है कॉन्डोम, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? निरोध के नाम से जानते हैं। आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस बनता है यहीं से बनता है, ध्यान समझिएगा। तो कॉन्डोम ये जो बना होता है पतली रबर या फिर किसका बना होता है? लेटेक्स का बनाया जाता है। और पुरुष के लिए यह निरोध किसको ढकता है? लिंग को ढकता है। लेकिन स्त्री के लिए यह जो निरोध है किसको ढकता है? योनि और गर्भाशय ग्रीवा को क्या करता है? ढकता है। बोले कोई दिक्कत? तो रोध में जो सबसे पहला उदाहरण आता है वो आता है कॉन्डोम्स का, जो कि बना होगा पतली रबर या फिर लेटेक्स की बनी होती है। और पुरुष में यह किसको ढकेगा? लिंग को ढकता है। और स्त्रियों में यह किसको ढकेगा? योनि और जो है गर्भाशय ग्रीवा को ढकता है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि आखिर कॉन्डोम बहुत मशहूर है क्यों? तो क्यों जो मतलब बहुत सारे लोग जो कॉन्डोम से यूज करते हैं, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम लोग जितना भी विधि सीखेंगे ना बच्चों, उन किसी भी विधि में आपको वो बीमारी से नहीं बचा सकता है। लेकिन एक अकेला तरीका जो रोध वाला है वो क्या कर सकता है? आपको बीमारी से बचा सकता है। तो ये जो उपयोग करता है, जो यूजर है, उनको सबसे बड़ी चीज क्या कि यौन संचारित रोग जैसे कि एड्स से सुरक्षित रखता है। सोचिए ना कि जब आप नेचुरल मेथड को अपना रहे थे, प्राकृतिक विधि अपना रहे थे, वो आपको कभी भी बीमारी से नहीं बचाएगा। बात समझ में आ रहा है? लेकिन जब कोई लोग कॉन्डोम्स का यूज करता है तो सबसे बड़ा चीज ये है
इनको जो यौन संचारित रोग यानी कि एड्स से जो है उसको क्या मिल सकता है, सुरक्षा मिल सकता है। चलिए अब अगला टॉपिक समझते हैं यहां से कि ये आसानी से उपलब्ध एवं फेंकने योग्य है। अगर कोई लोग अगर कंडोम यूज करते हैं वो आसानी से उपलब्ध होता है, कहीं भी मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो उसको आसानी से मिल जाता है आज के डेट में, और ये फेंकने योग्य है, मतलब जब एक बार यूज कर लिया गया तब उसे आप क्या कर सकते हैं, फेंक सकते हैं, उसको वापस से ये रीयूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है। सबसे अच्छी बात है आप इसको लगाने के लिए आपको किसी डॉक्टर का जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी नर्स का जरूरत नहीं है, इन्हें स्वयं ही लगाया जा सकता है। और इस तरह जो उपयोग करता है, यूजर है, इनको क्या गोपनीयता बनी रहती है। बात समझ में आ गया। चलिए तब हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहां पर हम लोग समझते हैं रोध में ही दूसरा और क्या सब चीज हो सकता है। बस ये जो है सिर्फ फीमेल के लिए आता है, मेल के लिए तो मेल कंडोम और फीमेल कंडोम आता है, ठीक है। मेल के लिए मेल कंडोम, फीमेल के लिए फीमेल कंडोम, और दोनों क्या है, डिस्पोजेबल होता, मतलब आप एक बार यूज कीजिए और उसको फेंक दीजिए, ठीक है। चलिए तो और हम लोग यहां पर दूसरा चीज सीखते हैं, डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा और टोपी, तथा क्या चीज हम लोग सीखते हैं, वोल्ट के बारे में। तो तीन नाम आपको याद रखना, सबसे पहला डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा, टोपी, और साथ में आपको क्या याद रखना, वोल्ट। देखिए ये भी जो है किससे बनाता है, रबर से बना एक रोधक उपाय है। ये गर्भाशय ग्रीवा को ढककर क्या करता है, शुक्राणु के प्रवेश को रोककर गर्भधारण से क्या करता है, छुटकारा दिलाता है। और सबसे जरूरी चीज यह है कि इन्हें पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आखिर ऐसा कौन सा रोध है, ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसा कौन सा रोध है जिन्हें पुनः इस्तेमाल किया जाता है। तो तीन आपको एग्जाम्पल याद रखना, पहला डायफ्राम, दूसरा गर्भाशय ग्रीवा टोपी, और तीसरा चीज आपको याद रखना है वोल्ट। बात समझ में आ रहा। अब सुनिए, इसके साथ ही अगर मान के चलते कि हम चाहते हैं कि इनका काम करने की क्षमता अगर बढ़ जाए, तो इसलिए आपके एनसीईआरटी में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि इसके साथ, इन रोधक के साथ अगर आप शुक्राणुनाशक क्रीम का प्रयोग करते हैं, जेली का प्रयोग करते हैं, या फिर फोम या फिर झाग का प्रयोग करते हैं, तो इससे क्या होता है, इनकी गर्भ निरोधक क्षमता क्या हो जाती है बच्चों, काफी बढ़ जाती है। लेकिन हां, अगर आप इसे अकेले यूज करेंगे तो फिर गर्भ निरोधक काम ही नहीं करने वाला है। बात समझ में आ रहा। आपके मन में आएगा कि चलो जब इससे अगर क्षमता बढ़ जाता है, सिर्फ शुक्राणुनाशक क्रीम यूज करते हैं, तो सिर्फ शुक्राणुनाशक क्रीम यूज करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया कि आप जो भी मतलब ये रोज यूज कर रहे हैं, अगर आप इनके साथ इन चीजों को अगर आप यूज कर सकते हैं, तो इनसे क्या हो जाएगा कि अब वो जो गर्भ निरोधक का क्षमता वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बोलिए कोई दिक्कत जहां तक समझने में। तो हम दो तरीका सीख लिए गर्भ निरोधक का, दो विधि हम लोग सीख लिए। पहला था विधि मेरा प्राकृतिक विधि, और दूसरा जो विधि था वो मेरा कौन सा विधि था, तो रोध विधि। चलिए अब हम लोग तीसरा विधि हम लोग समझते हैं कि अंतःगर्भाशय युक्तियां क्या होती है। अंतःगर्भाशय नाम से समझिएगा, अंत का मतलब अंदर, ठीक है, गर्भाशय का मतलब गर्भाशय, तो गर्भाशय के अंदर, युक्तियां का मतलब डिवाइस है, तो गर्भाशय के अंदर जब कोई यंत्र लगाया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, अंतःगर्भाशय युक्तियां। और सबसे जरूरी चीज समझिएगा कि अगर गर्भाशय के अंदर कोई चीज लगाना है तो अपने से तो लगाया नहीं जा सकता है, इसलिए अंतःगर्भाशय युक्तियां लगाने के लिए तो सबसे पहले हमको किसका मदद लेना पड़ेगा, डॉक्टर लगाएंगे, या तो फिर जो कोई एक्सपर्ट नर्सेस होती हैं, अनुभवी नर्सेस होती हैं, वही क्या कर सकते हैं, इनको लगाती हैं, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, आखिर ये काम कैसे करता है, आईयूडीएस, हम इसको शॉर्ट इंग्लिश नाम बोलते हैं, इंट्रायूटेरिन डिवाइसेस, आईयूडीएस। देखिए जितना भी आपको फुल फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म दिख रहा है, इन सारे फुल फॉर्म को आपको बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत आता है, ठीक है। सुनिएगा ध्यान से। अब ये कैसे काम करता है, ये शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया को क्या करता है, बढ़ा देता है, मतलब शुक्राणु को जल्दी से मार के क्या करता है, खत्म कर देता है। तो इसका काम होता है किसका, आईयूडीएस का। अब सुनिए आईयूडीएस किन लोगों को यूज करना चाहिए, कौन लोग हैं जो आईयूडीएस यूज करते हैं, तो जिन बच्चे को, मतलब जिन महिलाओं को गर्भावस्था में देरी या बच्चों के जन्म में अंतराल का चाहिए, तो अंतराल चाहिए, गैप चाहिए, उनके लिए सबसे अच्छा गर्भ निरोधक माना जाता है कि आप अंतःगर्भाशय युक्तियां का प्रयोग करें। मान के चलते पहला बच्चा, हम चाहते हैं कि जो दूसरा बच्चा हो 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल बाद हो, तो उस वक्त वो महिलाएं क्या करती है, अंतःगर्भाशय युक्तियां का प्रयोग करती है, हॉस्पिटल जाती है, डॉक्टर या फिर नर्सेस से बोलो क्या करवाती है कि इन डिवाइसेस को लगवाती है। अब इसमें कौन कौन सा प्रकार है, क्या क्या एग्जाम्पल है, और आपके बोर्ड्स में सबसे ज्यादा जो एग्जाम्पल आया गया, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आया गया वो इसी टॉपिक से आता है। तो सबसे पहला इसमें जो प्रकार होता है वो औषधि रहित आईयूडीएस होता है। औषधि रहित आईयूडीएस का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार का औषधि नहीं है, ठीक है, लेकिन ये करता क्या है, तो शुक्राणु की गतिशीलता को कम करता है और शुक्राणु नाशक प्रभाव भी दर्शाता, मतलब शुक्राणु को नाश कर देता है और उसकी गतिशीलता को क्या करता है, कम कर देता है। तो औषधि रहित आईयूडीएस में आपको एक एग्जाम्पल याद रखना है, लिपिस लूप। जितना भी एग्जाम्पल होगा आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग सीखते हैं कि एक होता है तांबा मोचक आईयूडीएस। तांबा मोचक आईयूडीएस का मतलब ये ऐसा अंतःगर्भाशय युक्ति है कि जो क्या
रिलीज करता है, कॉपर आयन रिलीज करता है। और कॉपर आयन रिलीज करने से क्या होगा, ये क्या करता है, शुक्राणु की गतिशीलता तथा उनकी निषेचन क्षमता को क्या करता है, कम करता है। आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु की गतिशीलता और निषेचन की क्षमता को कौन कम करता है, तो आपको एग्जांपल में आंसर देना है कॉपर आयन। तो जैसे उदाहरण आ जाएगा कॉपर टी आ जाएगा, कॉपर 7 आ जाएगा और मल्टी लोड क्या आ जाएगा 375। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? दो तरीका सीख लिया। अब तीसरा हम लोग सीखते हैं हार्मोन मोचक आईयूडीएस क्या है। हार्मोन मोचक आईयूडीएस का मतलब होता है बच्चों कि वैसा अंतर्गर्भाशय युक्तियां जो कि हार्मोन रिलीज करता है। तो कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, तो बच्चों वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन, या फिर जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करता है। और वही प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है उस फीमेल के बॉडी में, तो भ्रूण के रोपण के लिए क्या करता है, अनुपयुक्त बना देता है। तो देखिए आईयूडीएस का, हार्मोन आईयूडीएस का क्या काम होता है, तो गर्भाशय को भ्रूण के रोपण के लिए क्या कर देगा, अनुपयुक्त बना देता है। और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का क्या करता है, विरोधी बना देता है, दुश्मन बना देता है, कि अगर शुक्राणु उसके अंदर आता भी है वो क्या हो जाता है, मर जाता है। और अगर मान के चलते निषेचन अगर हो भी गया तो क्या हो जाए, अनुपयुक्त स्थान अंतरोपण हो ही नहीं पाएगा। तो इसी बेसिस पर काम करता कौन बताइए, हार्मोन मोचक। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भ्रूण के रोपण के लिए अनुपयुक्त और गर्भाशय ग्रीवा को शुक्राणु का विरोधी कौन बनाता है, तो आपको आंसर देना हार्मोन मोचक। लेकिन अगर पूछ देता कि गतिशीलता और निषेचन क्षमता को कौन कम करता है, तो आपको आंसर देना तांबा मोचक। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो गतिशीलता को कम करता है, शुक्राणु नाशक प्रभाव दिखाता है, तो आपको आंसर देना औषधि रहित। औषधि रहित का मात्र एक एग्जांपल याद रखना आपको, कौन सा, लिपिस लूप याद रखना है। इसमें आपको याद रखना कॉपर टी, कॉपर 7 और मल्टीलोड 375। और हार्मोन मोचक में आपको याद रखना है, एक तो याद हो जाता आसानी से सबको क्योंकि प्रोजेस्टेरोन से रिलेटेड है, तो आपको याद हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन, और उसके बाद आपको याद रखना LNG20। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अब हम लोग अगले पर आते हैं। तो चौथा जो विधि होता है गर्भ निरोधक का, वो होता है मौखिक गर्भ निरोधक। मौखिक गर्भ निरोधक का मतलब है कि मतलब वैसा विधि जिसमें क्या करता है, मुख के द्वारा मतलब टेबलेट यानी कि टिकिया लिया जाता है, और वो क्या करता है उस महिलाओं के शरीर में क्या करता है, गर्भ निरोधक का काम करता है। देखिए तो महिलाओं के द्वारा खाया जाने वाला एक अन्य गर्भ निरोधक जिसमें क्या होता है, या तो प्रोजेस्टेरोन होगा, या तो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का क्या मिलेगा, संयोजन मिलता है। और ये मुंह से किस रूप में लिया जाता है, टिकिया के रूप में लिया जाता है, जिसे हम लोग गोलियां या फिर पिल्स के नाम से क्या होती है, ये लोकप्रिय होती है। चलिए अब इसके बारे में समझते हैं कि आखिर गोलियां और पिल्स कैसे ली जाती है। ध्यान समझिएगा कैसे ली जाती है, मैं आपको समझाता हूं। देखिए मान के चलते हैं कि आज किसी फीमेल बॉडी में मेंसेस आया, तो हमको पता है कि मेंसेस 1 से लेकर 5 दिन चलने वाला, ठीक है। तो 1 से लेकर 5वें दिन में किसी भी एक दिन शुरू करना है। ऐसा बोला जाता है कि प्राय अगर आप पहले या दूसरे दिन शुरू कर देते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि हर बार आपको उसी टाइम पर यूज करना होता है। देखिए मान के चलते 1 से लेकर के 5वें दिन किसी एक दिन यूज करना, मतलब किसी एक दिन शुरुआत करेंगे, और जिस दिन शुरुआत करेंगे लगातार हम कितने दिन तक खाएंगे, 21 दिन तक आपको टेबलेट खाना है। और जब 21 दिन तक आप टेबलेट खा लेंगे उसके बाद 7 दिन का गैप लेना है। और 7 दिन के बाद क्यों, क्योंकि 7 दिन के बाद आपका वापस से मेंसेस आने वाला। तो सोचे ना, जब लगातार 21 दिन खा लिए, 7 दिन का गैप हो गया, 21 और शायद कितना हो गया, 7 हो गया, 28 हो गया, और 28 दिन का आतर चक्र भी चलता है। बात समझ में आ रहा? तो 21 और 7 28 हो गया, तो 28 दिन मेरा पूरा भी होगा, और 28 29 दिन में जैसे ऋतुस्राव आएगा तो फिर से पहले या दूसरे दिन शुरू कर देंगे। इसलिए लिखा हुआ ये गोलियां 21 दिन तक प्रतिदिन ली जाती है। और ये आतर्व चक्र के प्रथम 5 दिनों, मुख्यतः पहले दिनों से ही शुरू करनी चाहिए। और गोलियां समाप्त होने के 7 दिनों के अंतर के बाद जब पुनः ऋतुस्राव शुरू होती है तब इसे लेना चाहिए। इसे फिर से वैसे ही लिया जाता है, और यह क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कोई महिलाएं चाहेंगी, उनको अगर गर्भ निरोधक की आवश्यकता है तब तक आप टेबलेट खाइए। अगर आपको लगता है आपको गर्भ निरोधक की आवश्यकता नहीं है तो आप मत के, आप प्रेगनेंसी कंसीव कर सकती है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर ये जो मौखिक गर्भ निरोधक के क्या कार्य हैं, कैसे आखिर ये काम करता है, ये टेबलेट हमारे बॉडी में काम कैसे करता है, एक महिलाओं के शरीर में कैसे काम करता है। तो ये अंडोत्सर्जन यानी कि अंडोत्सर्ग और रोपण को संदमित कर देता, मतलब उसको कम कर देता है, बोलते हैं मतलब रिलीज नहीं होने देता अंडाणु। और गर्भाशय ग्रीवा की श्लेष्मा गुणवत्ता को भी क्या करता है, बदल देता है, जिससे शुक्राणु के प्रवेश पर क्या लग जाती है, रोग लग जाती है। बात समझ में आ रहा है? और ये पिल्स बहुत प्रभावी होने के साथ साथ कम दुष्प्रभाव वाली होती है, इसलिए ज्यादातर लोग जो पिल्स यानी कि गोलियां यानी कि टेबलेट का प्रयोग करती है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। तो इसी तरह से एक और हम लोग सीखने वाले टेबलेट के बारे में, जिसका नाम क्या है, सहेली। और आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया सहेली को लेकर के। तो क्या है सहेली, समझते हैं। तो सहेली स्त्रियों के लिए एक नई क्या है, गर्भ निरोधक गोली है।
और क्या आपको ध्यान में रखना है, ये कहां तैयार किया गया था, तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान केंद्र, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CDRI, यानी कि कहां निर्मित की गई थी, लखनऊ में निर्मित की गई थी। आखिर इसका क्या खास बात है, इसका खास बात यह है कि यह गैर स्टेरॉयडल सामग्री होती है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का हार्मोन्स नहीं है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप एक पिल्स का नाम बताएं जिसमें जो है एक हार्मोन्स नहीं पाया जाता, टेबलेट है लेकिन हार्मोन्स नहीं पाया जाता है, तो आपको आंसर देना है क्या चीज, सहेली। और ये हफ्ते में बस एक बार ली जाने वाली गोली है, इसके दुष्प्रभाव बहुत कम तथा ये उचित क्या है, गर्भ निरोधक क्षमता वाली टेबलेट होती है। ये हमको वीकली लेना पड़ता है, और जैसे हम लोग ये जो पढ़े जो लगातार 21 दिन लेना होता है, तो उसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है। हम लिख देते हैं 2 एग्जाम्पल, एक होता है माला डी और एक होता है माला एन। इसको जो है लगातार 21 दिन तक लेना होता है, और साप्ताहिक वाला जो टेबलेट आता है उनका नाम होता है सहेली। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में। चलिए अब हम लोग 5वां गर्भ निरोधक का तरीका समझते हैं। तो 5वां जो तरीका उसे हम लोग कहते हैं अंतरोप इंजेक्टेबल और इम्प्लांट्स। क्या है, तो ये क्या है ना, एक्चुअली स्किन के अंदर ये जो बाह है ना, यहां से लगभग 7 से 10 सेंटीमीटर नापा जाता है, इधर से 7 से 10 सेंटीमीटर नापा जाता है, और इसी जगह पर स्किन के अंदर जो ये इम्प्लांट्स को फिट कर दिया जाता है, और ये जो है ना लंबे समय तक के लिए काम करता है। जब हम लोग मायागंज वगैरह जाते हैं, वहां पर मैम लोग क्या करते हैं, इसी जगह पर जो है ये अंतरोप को लगा देती है, और ये लगभग 2 साल 3 साल तक काम करता है, सोचिए ना। और ये जो अंतरोप है, इसका कार्य करने का विधि ठीक उसी तरह है जिस तरह से कौन काम करता है, गोली काम करता है। तो स्त्रियां, ये स्त्रियों द्वारा या तो इसमें प्रोजेस्टेरोन मिलेगा अकेले, या फिर एस्ट्रोजन के साथ इसका संयोजन, और ये टीके या फिर त्वचा के नीचे अंतरोप के रूप में लगाया जाता है। और इसके कार्य करने की विधि ठीक गोलियां यानी कि पिल्स के तरह जो अभी हमने पढ़ा, माला डी, माला एन और सहेली, उसी के तरह ये काम करता है, भांति होती है तथा काफी लंबी अवधि के लिए प्रभावशाली होती है। लगभग कितना साल, ये 3 साल के लिए प्रयोग में आता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में। अंतरोप के बारे में सीख लिए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि आपातकालीन गर्भ निरोधक क्या होता है। मान के चलते हैं कि किसी फीमेल का रेप हो गया, मान के चलते हैं गलती से प्रेगनेंसी आ गया हमको, मान के चलते हैं गर्भ निरोधक ही फेल कर गया, तो उस वक्त मतलब जब जो उस टाइम कॉन्डोम्स वगैरह यूज किया जा रहा था वो अगर फेल हो गया, तो क्या तरीका हो सकता है कि उस वक्त क्या करना जरूरी है, सुनिएगा। तो मैथुन के 72 घंटे के भीतर, डायरेक्टली आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आपातकालीन गर्भ निरोधक कब ली जाती है, तो 72 घंटे के भीतर, जैसे मॉर्निंग पिल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 72 घंटे के भीतर या तो प्रोजेस्ट्रोजेन और एस्ट्रोजन संयोजी का प्रयोग, या फिर किसका, IUDs। 3 चीज आपको याद रखना है। सबसे पहला सुनिए, 72 घंटे के अंदर पहला चीज क्या ले सकते हैं, प्रोजेस्ट्रोजेन, या तो प्रोजेस्ट्रोजेन के साथ एस्ट्रोजन। तीसरा बताइए, IUD का प्रयोग जब आप यूज करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपातकालीन गर्भ निरोधक। इन्हें प्रयोग कब किया जाता है, बलात्कार की स्थिति में, या फिर कोई लापरवाही या फिर असुरक्षित यौन संबंध हो गया, तो इन सब केसों में जो है आपातकालीन गर्भ निरोधक का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन कब करना होता है, तो 72 घंटे के अंदर करना होता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर हम लोग सबसे लास्ट तरीका हम लोग सीखते हैं गर्भ निरोधक का। जो सबसे लास्ट तरीका है बच्चों, वो है शल्य क्रिया विधि, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जिकल मेथड या फिर स्टेरिलाइजेशन। आपके हर एग्जाम में आ ही जाता है स्टेरिलाइजेशन के शुक्रवाहक उच्छेदन, डिंब वाहिनी उच्छेदन क्या है। चलिए समझते ध्यान से। शल्य क्रिया विधि क्या है, ये युग्मक परिवहन को रोकने में मदद करती है। सोचिए, शल्य क्रिया का मतलब सर्जरी करना है। सर्जरी करके आप रास्ते को बंद कर दिए, जब रास्ते को अगर हम बंद कर देंगे, युग्मक ही नहीं आ पाएगा। जब युग्मक नहीं आ पाएगा तो निषेचन नहीं होगा। ये एक प्रकार का क्या बन गया, गर्भ निरोधक बन गया। और ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, शल्य क्रिया विधि बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा प्रभावशाली होता है। लेकिन इसका सबसे गड़बड़ वाली बात यह है कि इसमें जो पूर्व स्थिति लाने की गुंजाइश बहुत कम है, क्योंकि जब सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं उस पार्ट को फिर जोड़ना मुश्किल है, ठीक है। तो अब सुनिएगा, शल्य क्रिया विधि में कौन कौन से तरीका आता है। तो सबसे पहला जो तरीका आता है वो होता है शुक्रवाहक उच्छेदन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टॉमी, ठीक है। और जो दूसरा तरीका होता है वो कहते हैं डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन, या फिर जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टॉमी। सुनिएगा ध्यान से। तो मेल में होता है क्या, वैसेक्टॉमी, फीमेल में क्या हो जाएगा, ट्यूबेक्टोमी। यानी कि स्त्री में फैलोपियन ट्यूब को क्या किया जाता है, कहीं पर बीच से काटा जाएगा और दोनों तरफ से बांध दिया जाएगा। इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी नलिका उच्छेदन। लेकिन मेल में क्या करते हैं, जो स्क्रोटम होता है, अंडकोश, उस पर थोड़ा सा चीरा मारते हैं और उसके अंदर जो शुक्रवाहक होगा, शुक्रवाहक में कट लगाएंगे और उसको पूरी तरह से बांध दिया जाता है। तो इसी तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो सुनिए, इसे पुरुष में नसबंदी, इसमें क्या किया जाता है, अंडकोश के अंदर शुक्रवाहक में चीरा मारकर छोटा
सा भाग काट कर निकाल अथवा बांध दिया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। और डिंब वाहिनी नली का उच्छेदन क्या है, तो महिलाओं में नसबंदी। तो इसमें स्त्री के उदर यानी कि पेट वाले भाग में छोटा सा चीरा मारकर अथवा योनि के द्वारा ही डिंब वाहिनी नली का छोटा सा भाग निकाल अथवा बांध दिया जाता है, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिंब वाहिनी नली का उच्छेदन। बोलिए क्या यहां तक पॉइंट क्लियर है। तो ये मेरा 6 का 6 तरीका था जो हमको सिखाता है गर्भ निरोधक विधि के बारे में। चलिए अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर हम लोग आते हैं कि चलिए सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। चलिए उम्मीद है आपको ये जो लेक्चर है ना बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप इसका नोट्स जरूर बनाएंगे, ठीक है, आप इसको पढ़ते जाएंगे क्योंकि हो सकता है ये लेक्चर अभी लंबा चलेगा। तो आपको जो है पूरा बेहतरीन ढंग से नोट्स बनाना है, पढ़ना है, ठीक है। और आपके एग्जाम के लिए मैं आपको वादा करता हूं सबसे बेस्ट लेक्चर होने वाला है आज के यूट्यूब पर, ठीक है। और इसमें आपको एनसीईआरटी का पूरा हर वो पॉइंट करवाऊंगा। और आने वाले समय में 1 से 2 दिन के अंदर आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा। तो अब हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए जुड़े रहेंगे, उसमें मैं आपको लाइव क्लास में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। और उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने के बाद जो है ना आपका जस्ट उसके अगले दिन क्या होने वाला, टेस्ट होने वाला है। तो जो भी बच्चे अगर नए हैं, इस चैनल पर पहली बार अगर आ रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। साइंस गुरुकुल के नाम से चैनल है, आप उन्हें सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको टेस्ट देना है तो आप टेस्ट देने के लिए आपको जो साइंस गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसका लिंक आपको जरूर मिलेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलने वाला है। तो आप वहां पर क्या कर सकते हैं, साइंस गुरुकुल का ऐप डाउनलोड करेंगे और वहां पर जाकर के आप जो है फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं आज का टॉपिक क्या है, सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। सुनिएगा, आपने कभी ना कभी एबॉर्शन के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो उसी चीज के बारे में आज हम लोग सीखते हैं, सगर्भता का चिकित्सीय समापन क्या होता है। देखिए सगर्भता का मतलब हर किसी को पता है, प्रेगनेंसी। अब एक बात बताएं, क्या प्रेगनेंसी हमेशा जीवन भर रहता है क्या। अगर कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हो जाती है तो कुछ ना कुछ समय के बाद क्या होता है, वो प्रसव करती है और एक बच्चे को क्या करती है, जन्म देती है। यानी कि सगर्भता का समापन तो निश्चित है, फिक्स है कि अगर कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट हुई है वो खत्म होगा। कब खत्म होता है, जैसे मनुष्यों में क्या होता है, 9 साढ़े 9 महीने में खत्म होता है, बिल्लियों में 2 महीने में खत्म होता है, कुत्तों में 2 महीने में खत्म होता है, हाथी में 21 महीना में खत्म होता है। तो खत्म होना तो निश्चित है, लेकिन जब हम समय से पहले जानबूझकर हम क्या करते हैं, सगर्भता को चिकित्सीय तौर पर, मेडिकली तौर पर हम उसको समाप्त करते हैं, खत्म करते हैं, समय काल पूरा होने से पहले प्रेगनेंसी को जब खत्म किया जाता है, इसे ही हम अपने आम भाषा में एबॉर्शन या फिर सगर्भता का चिकित्सीय समापन, फिर से आपके लिए फुल फॉर्म आ गया, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमटीपी, ठीक है। क्या मतलब है, ध्यान समझते हैं कि गर्भावस्था पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से गर्भ के समापन को ही हम लोग प्रेरित गर्भपात को इंग्लिश में हम लोग कहेंगे बच्चों इंड्यूस्ड एबॉर्शन, जानबूझकर करवाया जाने वाला, ठीक है, या फिर चिकित्सीय सगर्भता समापन जिसे एमटीपी के नाम से जानते हैं। और सुनिएगा ध्यान से कि पूरी दुनिया में हर साल लगभग जो है ना 45 से 50 मिलियन, लगभग 4.5 से 5 करोड़ एमटीपी करवाई जाती है। जो पूरे संसार की, अगर पूरे संसार की कुल कितनी भाग होती है, तो ये होती है कुल 1/5 भाग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पूरे विश्व भर में 5 महिलाएं अगर प्रेग्नेंट होती है तो उनमें से 1 महिला फिक्स है जो कि क्या करवाती, सगर्भता का चिकित्सीय समापन करवाती है। बोलिए पहला कंसेप्ट क्लियर है, आपका बेसिक चीज क्लियर है एमटीपी के बारे में, आपको इसका डिफिनेशन याद हो सकता है, हर साल कितना होता है आपको डाटा क्लियर है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहां पर हम लोग समझते हैं। तो भारत सरकार ने इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए, सुनिएगा ध्यान से, अगर किसी को बोल दिया जाए आप एबॉर्शन करवा सकते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि आप उन बच्चे का क्या करते हैं, भ्रूण लिंग जांच करवाते हैं कि लड़का है या फिर लड़की है। तो देखते हैं कि लड़की है तो क्या करवा दे, बहुत सारी जगह में होता है ना कि लड़कियों को गर्भ में ही मार दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इनका दुरुपयोग ना हो, तो सरकार ने क्या किया, इनके दुरुपयोग को रोकने के लिए 1971 में चिकित्सीय सगर्भता समापन के कुछ प्रतिबंधों के साथ कानूनी स्वीकृति प्रदान की। अब सुनिए, तो लेकिन इसका एमटीपी कभी कभी करवाना जरूरी हो जाता, मान के चलते हैं कि एमटीपी कौन से केस में करवाया जाता, वो भी हम समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। और ये प्रतिबंध
अंधाधुन और गैर कानूनी मादा भ्रूण हत्या तथा भेदभाव को रोकने के लिए लगाए गए हैं। ये प्रतिबंध क्यों लगाए गए? क्योंकि हमारे समाज में ना अंधाधुन तरीके से, एकदम पूरा धुरंधर तरीके से, गैर कानूनी तरीके से मादा भ्रूण हत्या होता है। इन चीजों को रोकने के लिए, भेदभाव को रोकने के लिए कि लड़का को प्रीफर करेंगे, लड़की को प्रीफर नहीं करना है, तो इन चीजों को रोकने के लिए जो है सरकार ने जो मतलब इनको रोक लगाए, 1971 में कानून पारित किया कि हाँ एमटीपी करवा सकते हैं। लेकिन कौन सा केस है वो भी हम सीखते हैं, कौन से केस में एमटीपी करवाना है और कौन से केस में एमटीपी नहीं करवाना है। तो आज आपको पूरा डिटेल वीडियो मिलने वाला है एमटीपी के बारे में, और आप पूरा बेहतरीन ढंग से सीखने वाले हैं। एमटीपी का हर वो पॉइंट मैं आपको क्लियर करने वाला हूं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि एमटीपी का क्या महत्व है, कब एमटीपी करवाया जाता है, किन लोगों के लिए एमटीपी जरूरी है, और सरकार कब इसको जो बैन किया गया, तो कब बैन किया वो तो हमको पता चल गया कि मान के चलते कोई अगर भ्रूण लिंग अगर हत्या कर रहा है तो उसको उस टाइम जो बैन किया जाता है। सुनिए कब इसका यूज किया जाता है, अगर मान के चलते अनचाही सगर्भता आ गया, मतलब नहीं चाह रहे थे प्रेगनेंसी लेकिन फिर भी प्रेगनेंसी आ गया, तो उस चीजों से अगर हमको मुक्ति पाना है, फिर चाहे या तो लापरवाही की वजह से प्रेगनेंसी आ गया हो या फिर असुरक्षित यौन संबंध की वजह से प्रेगनेंसी आया हो, तो मैथुन के समय गर्भ निरोधक उपाय का या फिर मान के चलते असफल हो गया या फिर बलात्कार जैसी घटनाओं के कारण इन केस में एमटीपी करवाना क्या है, जरूरी हो जाता है, ठीक है। अब देखिए एमटीपी की अनिवार्यता कुछ विशेष मामलों में भी होती है जहां सगर्भता बने रहने से उस स्थिति में मान के चलते हैं या तो मां या तो भ्रूण अथवा दोनों के लिए अगर हानिकारक हो तो इस केस में एमटीपी करवाना जरूरी है ना। सोचिए ना, मान के अगर पता चल जाए कि अगर एक बच्चे को जन्म देते वक्त एक माता का डेथ हो सकता है, तो क्या वो चाहेंगी कि उनके बच्चे का जन्म हो और उनकी माता का डेथ हो जाए? कोई नहीं चाहेगा ना। इसलिए लोग क्या करते हैं, एमटीपी करवा लेते हैं, एबॉर्शन करवा लेते हैं। अगर मान के चलते हो सकता है एक बच्चे को जन्म देते वक्त एक बच्चे का डेथ हो जाएगा, कोई चाहेगा कि मतलब एक मरे हुए बच्चे का जन्म, बिल्कुल नहीं। तो उन केस में वो लोग क्या करते हैं, एबॉर्शन करवाते हैं। या फिर मान के चलते दोनों को अगर हानिकारक हो सकता है, दोनों को मृत्यु होने का रेट हो सकता है, तो उन केस में क्या करवाया जाता है, एमटीपी करवाया जाता है। तो कुछ ये पॉइंट था जिस केस में एमटीपी करवाया जाता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं कि सुरक्षित और असुरक्षित समय क्या होता है, कि अगर किसी को एबॉर्शन करवाना है तो कौन सा सही समय माना गया। तो बोला गया कि सगर्भता की पहली तिमाही का मतलब पहला 3 महीने यानी कि 12 सप्ताह की अवधि में अगर कोई मतलब समापन करवाना चाहता है वो सुरक्षित माना जाता है। लेकिन जो द्वितीय तिमाही होती है इसमें बहुत ही संकटपूर्ण होता है, बहुत ही मतलब जो है रिस्क होता है। इसलिए जो बोला गया कि अगर एबॉर्शन करवाना है तो पहला, दूसरा और तीसरे महीने में आप करवा सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जो है सेफ माना गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहां पर कहा गया है कि सगर्भता का चिकित्सीय समापन संशोधन अधिनियम 2017 क्या कहता है। आपके एनसीईआरटी में जब आप देखेंगे येलो कलर से साइड में कॉलम बना हुआ है, उस कॉलम के बारे में समझते हैं क्या है। तो सरकार ने एक अधिनियम बनाया 2017 में, इसको संशोधित किया गया और इस अधिनियम के तहत कहा कि अगर कोई महिला अगर एबॉर्शन करवाना चाहती है और अगर बच्चा मतलब 12 सप्ताह के अंदर का है तो मात्र एक डॉक्टर के सिग्नेचर से वो एमटीपी करवा सकती है। क्योंकि अगर कोई अगर एमटीपी करवा रही है, अगर एबॉर्शन करवा रही है, कहीं भी अगर आप जाकर के एबॉर्शन करवाने का कोशिश करें, एबॉर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसमें डॉक्टर का मंजूरी चाहिए होता है, आपका रिकॉर्ड मेंटेन होता है, और सारा डॉक्टर कभी भी जो एबॉर्शन नहीं कर सकते हैं। तो उनके लिए वो जो स्पेशल डॉक्टर होते हैं वो होते हैं रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं आरएमपी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि एक पंजीकृत चिकित्सक, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, यानी कि पंजीकृत चिकित्सक, ठीक है। तो मतलब अगर 12 सप्ताह के भीतर का है बच्चा, ठीक है, और अगर आप मतलब एबॉर्शन करवाना चाहते हैं तो अब एक डॉक्टर भी अगर सिग्नेचर कर देंगे तो हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर यदि गर्भावस्था 12 सप्ताह से ज्यादा और 24 सप्ताह के बीच होती है तो कम से कम आपको 2 चिकित्सक का जरूरत का सिग्नेचर चाहिए, तभी आप क्या करवा सकते हैं, एबॉर्शन करवा सकते हैं। लेकिन अगर 6 महीना बीत गया, दूसरा तिमाही बीत गया, तो 7वें महीने में आप कभी भी एबॉर्शन नहीं करवा सकते, क्योंकि 7वें महीने में बच्चा इतना रेडी हो जाता है कि वो प्री मेच्योर डिलीवरी करवाया जा सकता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अब हम लोग अगले टॉपिक पर आते हैं। अगला टॉपिक यहां पर कहता है कि उल्बवेधन के बारे में, कि एमनियोसेंटेसिस क्या। चलिए सुनिएगा ध्यान से। एमनियोसेंटेसिस क्या है ना, कि जब बच्चा पल रहा होता है उसके आसपास एक आवरण होता है, उसके आसपास एक कैविटी बना होता है, उस कैविटी को हम लोग कहते हैं एमनियोटिक कैविटी, एमनियोटिक गुहा। और उस एमनियोटिक गुहा में क्या होता है, कुछ ना कुछ द्रव्य पाया जाता है। मान के चलते हैं, देखिए ध्यान से, ये मान के चलते हैं शिशु है, और इस शिशु के आसपास क्या होता है ना, ये पूरा का पूरा मेम्ब्रेन बना हुआ है, और इस मेम्ब्रेन के अंदर ढेर सारा लिक्विड भरा रहता है, और इसी लिक्विड को हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटिक द्रव्य, ठीक है। आपके एग्जाम में एक बार क्या पूछा गया था कि आप बताइए बच्चों कि एमनियोटिक द्रव्य में क्या क्या चीज पाया जाता है, तो आपको जवाब देना है कि हां सर तो बताए थे, इनमें सबसे पहला चीज मिलता है घुले हुए पदार्थ।
कुछ डिजॉल्व साथ, दूसरा चीज इससे मिलता है विकासशील भ्रूण की कोशिकाएं। बहुत लोग आपको नहीं बताएंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि इस एमनियोटिक द्रव में आपको दो चीज मिलेंगे। पहला क्या, घुले हुए पदार्थ और विकासशील भ्रूण की कोशिकाएं मिलती है, और यहीं से एक प्रोब की मदद से एक इंजेक्शन इस तरह से आता है, और इस इंजेक्शन की मदद से इस द्रव को निकाला जाता है, और निकालने के बाद इसका क्या किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है। अब बताएं, जब इसमें भ्रूण की कोशिकाएं हैं, तो जब कोशिका है तो उसमें गुणसूत्र भी मिलता है, तो क्या किया जाता है, गुणसूत्र का प्लेटिंग किया जाता है। तो यहां पर रखा जाता है गुणसूत्र, 1 को रखा जाएगा, 2 को रखा जाएगा, और इस तरह से टोटल जो है 23 गुणसूत्र का प्लेटिंग किया जाता है। और देखा जाता है कि उन बच्चों में कोई अनुवांशिक विकार है क्या, कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है क्या, तो उन चीजों को पता करने के लिए जो है किनका प्रयोग किया जाता है, उल्बवेधन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन लोग इसका क्या करते हैं, गलत तरीके से यूज करते हैं। क्योंकि बताइए, जब अगर गुणसूत्र है तो 23वां नंबर गुणसूत्र भी तो दिख ही जाएगा ना, और हमको पता है कि 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है वही हमारे बॉडी में सेक्स डिटरमाइन करता है, लिंग का निर्धारण करता है। क्योंकि 23वां जो गुणसूत्र होता है वो या तो XY अगर हुआ तो हो जाएगा लड़का, और अगर XX रहा तो वो क्या हो जाती है, लड़की हो जाती है। इसलिए लोग इसका गलत उपयोग करते हैं, लेकिन सरकार ने इन चीज को बैन कर दिया है। लेकिन अब बोला कि आप जो उल्पवेधन करवा सकते हैं, लेकिन किन केस में करवा सकते हैं, क्या करवाना, किस चीज को लीगल बोला गया और किस चीज को इलीगल पूछा जाता है, क्या चीज लीगल है और क्या चीज इलीगल है। अगर आप बच्चे का लिंग पता कर रहे हैं तो वो इलीगल है, लेकिन अगर आप किसी बीमारी के बारे में पता करें, अनुवांशिक विकार के बारे में पता करें, वो पूरी तरह से लीगल है। तो आपको ध्यान में रखना कौन कौन बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो आपको हम शॉर्ट में लिख देते हैं SDH, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ होगा। S का मतलब हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे दात्र कोशिका और रक्तता। फिर आते हैं D से, D से हो जाएगा, मैं आपको अनुवांशिकी में पढ़ाऊंगा, D से हो जाएगा डाउन सिंड्रोम, ठीक है। और H से हो जाता है बच्चों हीमोफीलिया। बोलिए, बात क्लियर है। ये 3 बीमारी के बारे में ज्यादातर पता लगा सकते हैं। पहला सिकल सेल एनीमिया, दूसरा डाउन सिंड्रोम, और तीसरा हम लोग पता लगा सकते हैं हीमोफीलिया के बारे में। तो चलिए, यही था एमनियोसेंटेसिस के बारे में। तो आज का टॉपिक, अब हम लोग जो है अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। और अगला टॉपिक हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज के युवा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो बीमारी है 18 से 24 साल के लोगों में सबसे ज्यादा फैलने वाला बीमारी है, जिस बीमारी को हम लोग बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण या फिर यौन संचारित रोग। ठीक है, समझते ध्यान से। यहां पर आपको ढेर सारा फुल फॉर्म भी याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा कंसेप्ट भी याद रखना पड़ेगा। चलिए समझते हैं यौन संचारित संक्रमण होता है क्या। देखिए ध्यान से, पहले तो आपका डिफिनेशन आपको यहां से क्लियर होना चाहिए कि कोई भी रोग या फिर कोई भी संक्रमण जो मैथुन द्वारा संचारित होते हैं, यौन क्रियाओं द्वारा संचारित होते हैं, तो इसी बीमारियों को सामूहिक तौर पर यौन संचारित संक्रमण या फिर रतिरोज के नाम से अथवा जनन मार्ग संक्रमण के नाम से जानते हैं। तो देखिए, आपको कितना फुल फॉर्म यहां पर याद रखना है। सबसे पहला STD, तो STD का मतलब हो जाएगा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और अगर लिखा हुआ STI तो यौन संचारित संक्रमण, और अगर लिखा हुआ VD तो VD का इंग्लिश नाम होता है वेनेरल डिजीज, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं रतिरोज। अथवा अगर RTI लिखा हुआ है तो RTI का मतलब हो जाता है, R से हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, T से हो जाएगा ट्रैक, और I से हो जाता है बच्चों इन्फेक्शन। तो आपको याद रखना है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वेनेरल डिजीज याद रखना है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन याद रखना है, या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। बोलिए, कोई दिक्कत? डिफिनेशन क्लियर है? तो वैसा रोग या वैसा संक्रमण जो मैथुन या फिर जो यौन क्रियाएं द्वारा फैलती है, तो ऐसे बीमारी को कहा गया यौन संचारित रोग, या फिर इसी को बोलते हैं यौन संचारित संक्रमण, या फिर इसी को बोलेंगे रतिरोज, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं जनन मार्ग संक्रमण। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक? अब हम समझते हैं इसका उदाहरण, क्या क्या एग्जाम्पल आता है। आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पल में बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है, उनमें आपको एग्जाम में पूछा जाता है आप 3-4 जो यौन संचारित रोग का नाम बताइए। तो आप याद रख सकते हैं सुजाक या फिर गोनोरिया, दूसरा सिफिलिस, जननिक परिसर्प, ठीक है, उसके बाद क्लेमिडियता, ट्राइकोमोनस्ता, लैंगिक मत्स्य, यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस जिसे बोलेंगे, और हाल ही में सर्वाधिक चर्चित एवं सबसे घातक बीमारी HIV या फिर एड्स। इन सारे एग्जाम्पल को आपको एक जगह नोट करना है, और सारे एग्जाम्पल को आपको क्या करना है, लिखना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग अगले स्लाइड पर बढ़ते हैं। अब सुनिएगा, कुछ बीमारी ऐसा है, अगर वो बीमारी अगर आपको शुरुआती लक्षण में अगर पता चल जाए तो पूरी तरह से ठीक हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारी ऐसा है अगर पता चल भी जाए वो जल्दी ठीक होने वाला नहीं है।
जैसे होता है यकृत शोथ बी, हेपेटाइटिस बी, दूसरा जननिक परिसर्प तथा HIV। अगर इन तीनों संक्रमण को अगर छोड़ दिया जाए, बाद बाकी जितना भी हम लोग आपको एग्जाम्पल बताएं, वो रोग जो है पूरी तरह से उपचार हो गए, बशर्ते कि इनका शुरुआती अवस्था में पहचान, इनकी उचित ढंग से पूरा इलाज कराया जाए। शुरुआती में आपको लक्षण पता चल जाए, आप शुरुआत से अगर आप इसका इलाज करवा रहे हैं तब आप ठीक हो सकते हैं, अन्यथा इसमें भी आप कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग समझते हैं कि आखिर शुरुआती लक्षण क्या, अर्ली सिम्टम्स क्या क्या होता है, कैसे पता चलेगा कि उन लोगों को यह रोग हुआ है। सुनिएगा ध्यान से। तो जो जननिक क्षेत्र है, यानी कि जो जनन अंग वाला रीजन है, उसमें उसको खुजली होगा, कुछ तरल शराब आना शुरू होगा, हल्का हल्का दर्द होगा, सूजन होगा, और संक्रमित व्यक्ति अगर समय पर सही जांच नहीं करवाते, अगर उचित उपचार ना करवाए, तो आगे चल के उसे कुछ भयानक बीमारी हो सकता है, जैसे श्रोणि सोथज रोग, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। गर्भपात हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्टोपिक प्रेगनेंसी को। एक्टोपिक प्रेगनेंसी शायद आपने कभी ना कभी सुना होगा कि जब बच्चा जो है गर्भाशय के जगह जो है फैलोपियन नलिका में ही वृद्धि होना शुरू हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं गर्भपात या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। और गर्भपात जो हो जाएगा यहां पर एक तरह से इनफर्टिलिटी आ जाता है। ठीक है, बांझपन। ठीक है, अब हो सकता है मातृ शिशु जन्म हो जाए, या फिर अस्थानिक सगर्भता, इसे हम लोग कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी, या फिर बंध्यता आ जाएगा। ठीक है, अथवा जनन मार्ग में क्या हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? बंध्यता हो गया आपका, इनफर्टिलिटी हो गया, गर्भपात आपका एबॉर्शन वगैरह हो गया। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं एबॉर्शन। चलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आगे यहां पर मेरा कंसेप्ट ये कहता है कि आखिर ऐसा क्या तरीका हो सकता है जिसके द्वारा जो हम बच सकते हैं इन बीमारियों से। तो सबसे पहला तरीका है किसी अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रहे। क्योंकि देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये तो भर भर के क्वेश्चन है, कितना बार पूछा गया है कि आप यौन संचालित रोग से कैसे बच सकते हैं। तो पहला तरीका अनजान व्यक्ति या बहुत से व्यक्ति के साथ यौन संबंध ना रखे। दूसरा, मैथुन के समय सदैव कॉन्डोम का इस्तेमाल करना चाहिए, और यदि कोई आशंका है तो तुरंत ही प्रारंभिक जांच के लिए किसी योग्य डॉक्टर से मिले, और रोग का पता चले तो पूरी तरह आप क्या करवा सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का इस टॉपिक का अब हम लोग सीखते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में, बंध्यता के बारे में, और ये जो है इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक होने वाला है। बोलिए उम्मीद है आपको एक बेहतरीन ढंग से बहुत अच्छा कंसेप्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक है, आप इसको जरूर देखिएगा, पूरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो आज का लास्ट टॉपिक आप हम लोग करने वाले हैं बंध्यता के बारे में। कुछ 5-10 टॉपिक है, उन 5-10 टॉपिक को हम लोग समझते हैं और ये लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी के बारे में। बंध्यता यानी कि इनफर्टिलिटी, जिसे हम लोग बांझपन के नाम से जानते हैं। आखिर ये बंध्यता इनफर्टिलिटी है क्या? सुनिएगा ध्यान से। मान के चलते हैं कि कोई कपल और लगातार 2 वर्षों से असुरक्षित सहवास करने के बावजूद भी अगर वो बच्चा पैदा करने में असक्षम होते हैं, सक्षम नहीं है, तो इन्हीं लोगों को कहा गया है वो बंध्यता। इन्हीं चीजों को, इनको नाम दिया गया है बंध्यता, इनफर्टिलिटी, और ऐसे लोगों को बोलते हैं बंध्यता। बात समझ में आ रहा है? तो यदि 2 वर्षों तक उन्मुक्त या फिर असुरक्षित सहवास के बावजूद गर्भधारण ना हो पाने की स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं, बंध्यता कहते हैं। आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है सर, आप बताइए कि बंध्यता का क्या कारण हो सकता है। तो इनका कारण कुछ शारीरिक रीजन भी हो सकता है, इनका जन्मजात बीमारी भी हो सकता है, कुछ रोग हो सकता है, कुछ औषधि हो सकता है कुछ दवाई का साइड इफेक्ट हो गया हो, या फिर प्रतिरक्षात्मक भी हो सकता है, या फिर बताइए मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है। बात क्लियर है? लेकिन सबसे जरूरी चीज ये है, ये कोई बीमारी नहीं है। बात क्लियर है? बांझपन होना कोई बीमारी नहीं है, और अगर कोई बीमारी नहीं है तो इसका इलाज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके बांझपन को ठीक किया जा सकता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसा टेक्निक है, कुछ ऐसा तरीका है, कुछ ऐसा प्रौद्योगिकी है, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है, जो टेक्नोलॉजी आपको मदद करेगा, जो आपको आगे बढ़ाएगा, जो आपको बता सकता है कि कैसे, मतलब कोई जो बंध्यता, जिनको प्रॉब्लम है, जिनको बांझपन का प्रॉब्लम है, कैसे उन लोगों को एक संतान की उत्पत्ति कराई जा सकती है। तो उन टॉपिक के बारे में सीखते हैं। तो उन हम लोग टेक्नोलॉजी को सीखेंगे, और उन टेक्नोलॉजी का नाम होता है बच्चों सहायक जनन प्रौद्योगिकी। तो आपका एक नया फुल फॉर्म आपको यहां से याद रखना है आर्ट के बारे में। तो ए से हो जाएगा असिस्टेड, आर से हो जाएगा रिप्रोडक्टिव, और टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी। इसे हिंदी में कहेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी, यानी कि असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। क्या है ध्यान समझिएगा,
इस तकनीक का उपयोग वंध्यता की समस्या को ठीक करने में किया जाता है। कुछ तकनीकों नीचे दर्शाई गई है, अगले हम लोग स्लाइड में देखते हैं आखिर कौन कौन सा तरीका है जिनके द्वारा एक जो बांझपन लोग हैं उनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक संतान की उत्पत्ति करवा सकते हैं। ऐसा कौन सा तरीका, चलिए तो हम लोग सबसे पहला चीज यहां पर समझते हैं। सबसे पहला यहां पर है पात्र निषेचन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। पात्र निषेचन का मतलब है कि इस विधि में क्या होता है ना कि कुछ महिलाएं हैं तो उनके शरीर के अंदर निषेचन नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ अंडरोपण के लिए उपयुक्त स्थान है लेकिन निषेचन नहीं हो रही है, तो ऐसी महिलाएं क्या करती है कि वो निषेचन जो कहीं बाहर कहीं लैब में या फिर टेस्ट ट्यूब में करवाती है, इसलिए हम इनको नाम देते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। और चूंकि मतलब ये निषेचन शरीर के बाहर होता है इसलिए ऐसे निषेचन को हम लोग क्या बोलते हैं, पात्र निषेचन। अब क्या करते हैं इस विधि में, डिटेल समझते हैं। इस विधि में पत्नी या फिर कोई दाता स्त्री कोई डोनर है उससे क्या लेना है, अंडा, बहुत अच्छा। दूसरा, फिर पति से या फिर अथवा कोई डोनर पुरुष से क्या प्राप्त किए जाएंगे, शुक्राणु प्राप्त किए जाएंगे और एकत्रित करके प्रयोगशाला में यानी कि लैब में अनुरूपी परिस्थिति मतलब वैसी ही परिस्थिति में जैसा परिस्थिति शरीर के अंदर होती है में युग्मनज बनने के लिए क्या किया जाएगा, प्रेरित किया जाएगा। और जब दोनों का निषेचन करवा दिया जाता है प्रयोगशाला में टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब धीरे धीरे भ्रूण बनना शुरू होगा तब फिर हम भ्रूण का क्या करते हैं, उस महिलाओं के शरीर में स्थानांतरित कर देंगे। तो इसके बाद भ्रूण का क्या करवाना पड़ेगा, स्थानांतरण करवाना पड़ेगा, जिसे हम कहेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर। बोलिए कोई दिक्कत, क्यों बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, समझ में आ गया क्यों, क्योंकि इसमें निषेचन जो हो रहा, भ्रूण जो बन रहा शुरुआती समय में टेस्ट ट्यूब में बनता है, बाद में अब हम इसको क्या करेंगे, स्थानांतरण करते हैं। तो समझते हैं स्थानांतरण कैसे करना है, क्या तरीका हो सकता है। तो पहला तरीका होता है कि भ्रूण स्थानांतरण दो प्रकार के होते हैं। अगर भ्रूण जो है 8 कोशिका की बनी है या फिर 8 से कम कोशिका की बनी होती है तो आप ऐसे भ्रूण का स्थानांतरण डिंब वाहिनी यानी कि फैलोपी नलिका में करेंगे और इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं युग्मनज अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे, याद रखने का तरीका, जिप, जेड से जायगोट, आई से इंट्रा, एफ से फैलोपियन, टी से ट्रांसफर। तो आपको जिप्ट का पूरा फुल फॉर्म याद होना चाहिए। तो जायगोट को हिंदी में बोलेंगे युग्मनज अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण। तो इसमें युग्मनज या प्रारंभिक भ्रूण 8 ब्लास्टोमियर तक की फैलोपी नलिका में स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन जैसे ही यह भ्रूण 8 से ज्यादा हो जाती है, 16 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, तो फिर अब हम इसे फैलोपी नलिका में स्थानांतरित ना करके हम उसको स्थानांतरित कहां करने वाले हैं बच्चों, तो हम उसको स्थानांतरित करते हैं गर्भाशय में। कब, जब 8 ब्लास्टोमियर से अधिक का होता है तो इसका परिवर्तन हेतु कहां करेंगे, गर्भाशय में करते हैं। तो ऐसे स्थानांतरण को नाम देते हैं अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण यानी कि इंट्रायूटेरिन ट्रांसफर, IUT। बोलिए कोई दिक्कत। तो भ्रूण स्थानांतरण दो प्रकार के आपको याद में रखने हैं। तो पहला आपको याद रखना है ZIFT, दूसरा आपको याद रखना है IUT। कोई दिक्कत। और इसी से मिलता जुलता एक और चीज है जिसे हम लोग कहते हैं जीवे निषेचन। अब सुनिए ध्यान से, मान के चलते कोई महिलाएं हैं तो उनके शरीर में अगर निषेचन का अगर प्रॉब्लम था तो हम उनको क्या करवा दिए, लैब में निषेचन करवा दिए, टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवा दिए। लेकिन उनका कहना है कि हम जो टेस्ट ट्यूब में निषेचन ना करवाएंगे तो वो क्या करती है कि ना किसी दूसरे फीमेल के बॉडी में जब वो निषेचन करवाती है, अब बताए निषेचन उसके शरीर में तो नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ निषेचन हो रहा है, कहां हो रहा है, दूसरी महिलाओं के शरीर में निषेचन हो रहा है। और जब उनके शरीर में भ्रूण बनना शुरू होगा वापस से उसी टेक्निक के द्वारा हम भ्रूण को क्या करेंगे, स्थानांतरण करवा देंगे। तो इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जीवे निषेचन, जिसे इंग्लिश में नाम दिया गया है इन विवो फर्टिलाइजेशन। सुनिएगा ध्यान से, जिन स्त्रियों में गर्भधारण की समस्या रहती है उनकी सहायता के लिए स्त्री के भीतर ही युग्मकों का क्या करवाया जाएगा, संलयन करवा जाएगा। और जब भ्रूण बन जाएगा उसको उसी तरह से स्थानांतरित कर दिया जाएगा। अगर 8 से कम वाला है तो हम टेक्निक यूज करेंगे ZIFT, और अगर 8 से ज्यादा वाला है तो हम टेक्निक यूज करेंगे IUT, युग्मनज अंतर डिंब नलिका स्थानांतरण करेंगे, या फिर बताइए अंतर्गर्भाशय स्थानांतरण करेंगे अगर 8 से क्या हो जाती है, ज्यादा। बोलिए कोई दिक्कत यहां तक समझने में। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं दूसरा तरीका क्या होता है कि वंध्यता के लिए युग्मक अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण क्या है। समझते ध्यान से इस टॉपिक के बारे में। युग्मक का मतलब तो सबको पता है, गैमेट्स। अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण, अब इसमें क्या होता है ना कि दाता से अंडाणु लेकर, ठीक है,
उन स्त्रियों की फैलोपी नलिका में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो स्त्रियां अंडाणु उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसका मतलब हुआ कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है कि उनके शरीर में निषेचन भी हो जाएगा, ठीक है, और निषेचन होने के बाद जो है अंतरोपण भी हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि उनके शरीर में अंडाणु ही उत्पन्न नहीं हो रहा है। अब सोचिए ना, जब अंडाणु ही उत्पन्न नहीं हो रहा है तो निषेचन किसके साथ करेगा? शुक्राणु। अंतरोपण क्या होने वाला है? तो इसीलिए उसके डिंब वाहिनी के अंदर ही डायरेक्ट नर युग्मक यानी कि शुक्राणु को स्थानांतरित किया जाता है। तो ऐसे टेक्निक को हम लोग बोलते हैं युग्मक अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण। इंग्लिश में आपको याद रखना है, जी से गैमेट, इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, GIFT, एक था ZIFT, वो युग्मक स्थानांतरण का प्रक्रिया था, लेकिन इसमें वो युग्मनज अथवा स्थानांतरण कर रहे थे ब्लास्टोमियर का, लेकिन ये युग्मक का कर रहे हैं। लेकिन जो निषेचन और भ्रूण के लिए परिवर्धन के लिए उपयुक्त वातावरण क्या करती है? प्रदान करती है। चलिए दूसरा भी सीख लिए सर, अब तीसरी बातों पर सीखते हैं। तीसरा है अंतः कोशिका शुक्राणु निक्षेपण। क्या? अंतः का मतलब होगा इंट्रा, कोशिका का मतलब होगा साइटोप्लाज्मिक, शुक्राणु का मतलब स्पर्म, और निक्षेपण का मतलब इंजेक्शन। शॉर्ट में बोलेंगे ICSI। मान के चलते हैं ये है शुक्राणु, ठीक है, और ये है मान के चलते हैं अंडाणु। जब शुक्राणु अंडाणु के पास पहुंचा तो इसके दीवार को तोड़ने में असक्षम रहा, यानी कि निषेचन यहां पर नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें ताकत नहीं बचा है। तो हम लोग क्या करते हैं? बाहर से इसको इंजेक्शन में लोड करते हैं शुक्राणु को, और डायरेक्ट जो इंजेक्शन की मदद से, किसके मदद से बच्चों? तो इंजेक्शन की मदद से हम लोग क्या करते हैं? इस शुक्राणु को डायरेक्ट इसके अंदर स्थानांतरित कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है। इसी तरीका को बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो यह एक प्रयोगशाला प्रक्रिया है। इसमें शुक्राणु किससे? पुरुष से ले लो या फिर उनके साथी से प्राप्त करके सीधे ही अंडाणु महिलाओं साथी से प्राप्त में अंतःक्षेपित किया जाता है, और इसी प्रक्रिया को अंतःकोशिका शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। और निषेचन के बाद भ्रूण को महिलाओं के गर्भाशय में अंतरोपित क्या कर दिया जाएगा? बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? किसी तरह का कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं अगला तरीका क्या होता है। अगला चौथे नंबर पर हम लोग समझते हैं कृत्रिम विनिषेचन तकनीक क्या है। तो कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब नेचुरल नहीं है जो हम लोग अपने से बाहर से करवा रहे हैं। और विनिषेचन का मतलब तो मैंने आपको बताया, इंसेमिनेशन का मतलब होता है कि नर युग्मक यानी कि शुक्राणु का स्थानांतरण जब हम लोग स्त्री जनन मार्ग में करते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं विनिषेचन। वीर्य का स्थानांतरण कहां? स्त्री जनन मार्ग में। क्या कहलाएगा? विनिषेचन। वो तो मेल नेचुरली करता है, खुद से करता है, लेकिन जब हमको कृत्रिम रूप से करवाना पड़े, आर्टिफिशियली करवाना पड़े, तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं AI टेक्निक, ठीक है। तो इस तकनीक में पति या फिर स्वस्थ दाता से क्या ले लीजिए? शुक्राणु ले लीजिए, और कृत्रिम रूप से स्त्री की योनि या फिर गर्भाशय में प्रविष्ट किया जाता है। तो इसी टेक्निक को हम लोग क्या बोलते हैं? कृत्रिम विनिषेचन टेक्निक या फिर AI टेक्निक, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक। चलिए अब मान के चलते हैं, अगर हम इसका स्थानांतरण विनिषेचन अगर जो हम गर्भाशय में करते हैं, हम इसको बस अलग नाम दे देते हैं, तो हम इसे कहते हैं अंतःगर्भाशय विनिषेचन। तो इसे शॉर्ट में बोलेंगे IUI। देखिएगा बच्चा यहीं पर एग्जामिनर कंफ्यूज करता है IUI और IUT में। तो देखिए I से तो इंट्रा, U से यूटेरिन, लेकिन I से इंसेमिनेशन यानी कि विनिषेचन, लेकिन T से ट्रांसफर, वो स्थानांतरण था, भ्रूण के स्थानांतरण में हम लोग IUT का प्रयोग करते थे। लेकिन ये तो क्या है ना, हम लोग क्या कर रहे हैं? वीर्य को हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं। कोई दिक्कत? तो ये IUI और ये IUT, आपको जो आपका डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। चलिए अगले पर आते हैं, पांचवा नंबर, सबसे लास्ट हम लोग समझते हैं सरोगेसी क्या है। आपने बहुत सारा मूवी भी देखा हो, जैसे मिमी मूवी के बारे में आपने सुना होगा कि सरोगेसी के बारे में। सरोगेसी क्या? सुनिए ध्यान से। मान के सरोगेसी को बोला गया एक तरह से रेंटेड मदर। रेंटेड मदर का मतलब यह है बच्चों कि मान के चलते कोई महिलाएं हैं, उनका जो गर्भाशय है वो उपयुक्त नहीं है, वो मतलब एक बच्चे को मतलब ग्रो नहीं कर सकते 9 महीने तक। इसलिए वो क्या करती है कि अपना अंडाणु और अपने पुरुष साथी का शुक्राणु को निषेचन करवा के क्या करवाया जाता है कि उन दूसरे महिलाओं के शरीर के अंदर जो है स्थानांतरण कर दिया जाता है। और वो महिलाएं क्या करते हैं, उन पूरे बच्चे को जब वो 9 महीने तक पालती है, ग्रो करवाती है, जब प्रसव हो जाता है तो उसके बाद कुछ समय के बाद, पालने पोसने के बाद, वो जो है जो पेरेंट्स थे तो उनको दे दिया जाता। तो ऐसे महिलाओं को कहा जाता है सरोगेट मदर। तो यहां पर एक महिला, जिसको किस नाम से जानेंगे? सरोगेट मदर के नाम से जानेंगे। एक जोड़े के लिए, जोड़े का मतलब क्या? वो कपल के लिए जो बच्चा पैदा करने में असमर्थ हो, उसके लिए बच्चा पैदा कर देती है। तो ऐसे मदर को कहते हैं सरोगेट मदर, क्योंकि पत्नी बंद या फिर बच्चा धारण करने में क्या होती है? असमर्थ होती है। और सरोगेट में कृत्रिम विनिषेचन या IVF के द्वारा उत्पन्न भ्रूण का अंतरोपण
किया जाता है। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा। अब सोचिए, लेकिन सबसे बड़ा समस्या है कि आर्ट को लेकर के सबसे बड़ा समस्या यह होती है कि इन सभी तकनीक में हमको विशेषकृत व्यवसायिक विशेषज्ञ चाहिए, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए, तथा बहुत महंगे यंत्रों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। सोचिए ना कि जैसा वातावरण आपके शरीर के अंदर है वैसा वातावरण हम शरीर के बाहर बना रहे हैं, इसीलिए हमारे पूरे देश में फिलहाल ये सुविधाएं केवल कुछ शहरों में ही उपलब्ध हैं। ठीक है, इसलिए सरकार ने क्या बोला कि आप क्या कर सकते हैं, कानूनन तौर पर गोद ले सकते हैं, लीगल एडॉप्टेशन कर सकते हैं। तो गोद लेना जो दंपति बच्चे के इच्छुक हैं उनके लिए संतान प्राप्ति का ये क्या है? सर्वोत्तम उपाय है। बोलिए, कोई दिक्कत यहां तक समझने में? उम्मीद है बच्चों ये लेक्चर आपको पूरा बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा और इतना धुआंधार आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है। एनसीईआरटी का पूरा आज जो है सफाया हमने कर दिया है जनन स्वास्थ्य को लेकर के, और मैं आपके लिए इसी तरह से अब लाइव क्लास में मिलने वाला हूं। आपके लिए ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सारे लेक्चर का नोट्स बनाते चलिए, और आपके लिए साइंस गुरुकुल इतना आपके लिए हमेशा स्टैंड करेगा। आपको पूरा वन शॉट वीडियो तैयार करके देगा, लाइव क्लास होगा और हर चीज का यहां पर पढ़ाई होने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे लाइव क्लास में।